आपकी पहचान आज की तारीख में एमबीए कपड़े वाले के फाउंडर के रूप में होती है, लेकिन मैं सबसे पहले ये जानना चाहूंगा शीतल जैन की आइडेंटिटी को आप कैसे प्रेजेंट करना चाहेंगे? मैं मेरी आइडेंटिटी बताता हूँ कि मैं राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के एक छोटे से गांव आवरी माता जहाँ तीर्थ स्थल है, वहां से मैं आता हूँ। एक ईयर के अंदर हमने 128 आउटलेट पूरे इंडिया में चालू कर दिए। बिकॉज ये सवाल करने का मकसद मेरा ये है, विदाउट फैमिली इट इज वेरी डिफिकल्ट टू बिल्ड एनीथिंग इन लाइफ। पर मेरे फादर की एक छोटी सी किराने की शॉप, फादर ने हमारा घर गिरवी रखा। 2 महीने के बाद तो मैंने कपड़े का व्यापार चालू कर दिया। आपकी इस पूरी जर्नी में ऐसा कोई फनी इंसिडेंट हुआ है क्या? मैं दिल्ली माल खरीदने के लिए जाता था, हाँ। तो मैं क्या करता था, रूम नहीं लेता ओके। क्योंकि रूम के पैसे लगते थे, तो मैं वहाँ रेलवे स्टेशन पे सो जाता। तो मॉर्निंग में नहाते नहीं थे। मैंने एक बैग लटका रखा, शॉर्ट्स पहन रखा, तो मैं एक स्टोर पे गया माल खरीदने के लिए। कि क्या यार, आप लोग सुबह सुबह आ जाते हो यार, सुबह हुई अभी तो दुकान भी खोली और आप लोग आ गए। मतलब कि वो मुझे भिखारी समझ। आपने वो चैट जीपीटी और एआई की बात करी। जब हम व्यापार चालू किया तब तो न तो चैट जीपीटी थी और ना एआई। आज की तारीख में लोग काम करना चाहते नहीं है। बाकी आज की तारीख में इंडिया में इतना जबरदस्त पोटेंशियल है ना। आजकल लोन की जरूरत किसको नहीं पड़ती है? बिजनेस हो, इमरजेंसी हो या कोई पर्सनल नीड, हर किसी को आजकल कभी ना कभी लोन की जरूरत पड़ती ही है। लेकिन बैंक की लंबी लाइनों से लेकर लेंदी प्रोसेस ही लोगों को टेंशन में डाल देता है। तो आ गया है जस्ट लैंड, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे बिना किसी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के सिर्फ आधार और पैन कार्ड के बेसिस पे कुछ ही घंटों में लोन मिल जाता है। इजी प्रोसेस और अमाउंट ट्रांसफर। तो अब कभी भी लोन की जरूरत हो तो जरूर विजिट करें www.justlend.co.in। तो आज के हमारे गेस्ट हैं एमबीए कपड़ा वाला के फाउंडर शीतल जैन, जिन्होंने एक छोटे से शहर से आते हुए, एक हम्बल बैकग्राउंड से आते हुए इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया है। आज एमबीए कपड़ा वाला के पूरे इंडिया में 130 से ज्यादा फ्रेंचाइजी आउटलेट्स हैं और 2000 से ज्यादा लोगों को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट दिया हुआ है। शीतल ने बताया हमें कि कैसे एथिक्स के साथ भी बिजनेस को बड़ा बनाया जा सकता है। आज इस पॉडकास्ट में हमने जाना शीतल जैन के बचपन के स्ट्रगल से लेके उनके जवानी के सेक्रीफाइसेस तक। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग, इंसाइटफुल पॉडकास्ट रहने वाला है। आप एंड तक इसको जरूर देखिए। अगर पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। तो शीतल, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच, आपने अपना समय निकाला। आपकी पहचान आज की तारीख में एमबीए कपड़े वाले के फाउंडर के रूप में होती है, राइट? राइट बात है। लेकिन मैं सबसे पहले ये जानना चाहूंगा, शीतल जैन की आइडेंटिटी को आप कैसे प्रेजेंट करना चाहेंगे? हिमांशु भैया, आपका भी थैंक यू। आज अपन मिले, अपन ने ये पॉडकास्ट ऑडियंस को बताने के लिए कि भाई मेरी जर्नी क्या रही है, क्योंकि इससे क्या लोगों को पता चले कि भाई कैसे एक छोटे से गांव का लड़का, छोटा सा गांव, जैसे मैं मेरी आइडेंटिटी बताता हूँ कि मैं राजस्थान के चित्तौड़गढ़ सबने सुना ही है, महाराणा प्रताप की धरती है, वीरों की भूमि है। बिल्कुल। तो चित्तौड़गढ़ के एक छोटे से गांव आवरी माता जहाँ तीर्थ स्थल है, जो सावरिया जी से 11 किलोमीटर है, वहां से मैं आता हूँ। और मेरी आइडेंटिटी यही है कि मैं आज पूरे इंडिया में हमारे ऑल ओवर एमबीए के 28 आउटलेट्स रनिंग चल रहे हैं। एक ईयर के अंदर हमने 128 आउटलेट पूरे इंडिया में चालू कर दिए। ओके जी। तो ये तो अगेन मैं वही जानना चाह रहा था कि आपकी अपब्रिंगिंग जो हुई है वो चित्तौड़ में हुई है, जी। राइट? तो इससे पहले कि मैं आपकी एंटरप्रेन्योर जर्नी पे जाऊं, जी। मैं आपका फैमिली और आपकी जो बैकग्राउंड है, बिकॉज व्हाट आई फील लाइक कि विदाउट फैमिली इट इज वेरी डिफिकल्ट टू बिल्ड एनीथिंग इन लाइफ, राइट? तो मैं आपकी फैमिली के बारे में जानना चाहूंगा, फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहूंगा, उस बारे में आप थोड़ा सा बताएं। देखो, मेरी फैमिली बैकग्राउंड रहा हुआ है। मेरे फादर जो थे वो किराने की शॉप चलाते थे। ठीक है। बहुत सारे लोगों को गलतफहमी है कि मेरे फादर टीचर थे, पर Okay. मेरे फादर टीचर नहीं थे। उनको खाली लोग मार साहब जैसे बोलते हैं ना गांव में कि यार मार साहब, तो मार साहब बोल के उनको वो बोलते थे कि मार साहब है। पर मेरे फादर की एक छोटी सी किराने की शॉप थी। मैं 12 या 13 साल का होऊंगा अराउंड, तब मेरे पापा ने व्यापार बंद कर दिया था, ये फैमिली इश्यूज की वजह से। कौन सा व्यापार? किराने का व्यापार था। Okay, तो किराने उन्होंने फिर फैमिलीज इशू होते हैं लाइफ में, उनके भी फैमिलीज इशू हुए, तो उन्होंने व्यापार करना ही बंद कर दिया। ओके। कि मुझे व्यापार ही नहीं करना है। फिर उन्होंने व्यापार करना बंद हुआ तो मेरे को 12-13 साल की उम्र में समझ आई कि नहीं यार, अपने को कुछ करना चाहिए। ओके। मेरे फादर ने खूब मेहनत की, ऐसा नहीं, मेरे फादर ने खुद ने कंधे पे बोरियां उठाई हुई है किराने के व्यापार में। मतलब अनाज
तोलने के लिए जाते थे गांव में, हम्म। तो खुद ने बोरियां उठाई हुई, मेहनत खूब करी। पर एक आदमी एक लेवल मतलब फैमिली जब इश्यूज आते हैं ना, तब आदमी क्या करता है कि वो घबरा जाता है कि यार, तो उन्होंने बिल्कुल व्यापार छोड़ दिया। ओके। उस टाइम फैमिली की कंडीशन बहुत जबरदस्त खराब थी। फैमिली कंडीशन खराब, तो अपने को अब कुछ सोचना पड़े। अब वो 12-13 साल की उम्र में ही मेरे को समझ आ गई, तो जैसे तैसे मैंने पापा को वापस से मनाया कि पापा अपन वापस से किराना का व्यापार चालू करते। तो मेरी जर्नी स्टार्टिंग तो किराने के व्यापारी की थी। ओके, मतलब आपने भी अपने इनिशियल डेज में किराने की दुकान चलाई है? बिल्कुल चली है। ओके। हमने मतलब ऐसी जर्नी रही हुई है मेरी कि जैसे अगर 5 रुपए का कुरकुरे का पैकेट खाना है, तो मतलब मैं ये सोचता था कि यार मैं 10 कुरकुरे बेचूंगा, तब जाके एक कुरकुरे में 50 पैसे मिलते हैं। ओके। तो 10 कुरकुरे बेचूंगा, जब जाके मुझे 5 रुपए मिलेंगे, और वो 5 रुपए मिलेंगे तब उसको मैं खा सकता हूँ। समझ रहा हूँ, मतलब इतने डाउन लेवल से हम आए हुए हैं। ओके, तो ये तो आपके फादर के बारे में हो गया। और कौन कौन है आपकी फैमिली में? मेरे फैमिली में मेरा छोटा ब्रदर है, Okay. मेरी सिस्टर है। मेरी पूरी फैमिली ने मेरे को जबरदस्त सपोर्ट किया। ओके। मतलब इतना सपोर्ट किया है कि जब मैंने कपड़े की इंडस्ट्री में मैं आया, तो पैसे तो थे नहीं, तो मैंने मेरे फादर को बोला मेरे को व्यापार करना है, मैं कहीं भी नौकरी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं नौकरी करूंगा तो मुझे पता है कि मेरी वैल्यू नौकरी में 8,000 रुपए से ज्यादा की नहीं। ओके। अगर आज भी बोल रहा हूँ, मैं अराउंड बहुत अच्छा बिजनेस कर रहा हूँ, बहुत शानदार बिजनेस कर रहा हूँ ऑल ओवर इंडिया में। फ्रेंड्स टेक्सटाइल हमारा होलसेल का पूरा एक बिजनेस चलता है। हमारे 2 बिजनेस है। ओके। एक फ्रेंड्स टेक्सटाइल करके, वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में होलसेल का सप्लाई करता है। हम एक्सपोर्ट भी करते हैं दुबई, गल्फ कंट्रीज जैसे अफ्रीका, दुबई और 3-4 कंट्रीज में हम और एक्सपोर्ट भी करते हैं। ओके। तो हमारा बिजनेस इस तरीके का है। और एक हमारा है फ्रेंचाइजी मॉडल, वो है एमबीए कपड़े वाला। वो हम 1 साल के अंदर 128 फ्रेंचाइजी रन कर रहे हैं भैया। 128 फ्रेंचाइजी में एक भी ऐसी फ्रेंचाइजी नहीं जो बंद हुई है। ओके। और हर फ्रेंचाइजी वाला खुश है, और उसको लग रहा है कि यार वास्तव में इस एमबीए कपड़े वाला जैसा मॉडल पूरे इंडिया में कोई नहीं दे सकता। इतना जबरदस्त मॉडल, और हर एक एमबीए कपड़े वाला हमारे से जुड़ के खुश है आज के दिन। ओके, ग्रेट यार, बिल्कुल मैं आऊँगा इस चीज़ पर भी। लेकिन उससे पहले मैं ये भी जानना चाहूँगा कि आपका स्कूलिंग और कॉलेज लाइफ कैसी रही है? बिकॉज ये सवाल करने का मकसद मेरा ये है कि हमारी बहुत सारी ऑडियंस हैं जो अभी स्कूल में हैं और बड़े बड़े सपने देखते हैं, कॉलेज में हैं, फ्रेंड्स लोग बैठ के, अपने 4-5 दोस्त लोग बैठ के भी बिजनेस की प्लानिंग करते हैं। तो उस टाइम पे आपकी आइडियोलॉजी क्या थी? आपकी जो सराउंडिंग थे, आपके फ्रेंड्स कैसे थे, आपके डिस्कशंस कैसे होते थे? कि हम ये जानना चाहेंगे कि एक ऐसा सफल बिजनेसमैन की क्या आइडियोलॉजी हुआ करती थी कॉलेज टाइम में, स्कूल टाइम में, और फ्रेंड्स और आपके सराउंडिंग में क्या माहौल था जब आप इस बिजनेस को लेकर के सोच रहे थे, आगे बढ़ रहे थे? स्कूलिंग मेरी आवरी माता से रही। ठीक है। फिर मेरे फादर ने मेरे को चित्तौड़गढ़, ये जैन गुरुकुल आपने नाम सुना होगा। ओके। तो 10th क्लास में मेरे फादर ने वहाँ मेरे को पढ़ने के लिए कि भाई अच्छा, मतलब जैन गुरुकुल हिंदी मीडियम से आपने पढ़ाई करी? हाँ, हिंदी मीडियम से पढ़ाई की। और वहाँ पे क्या, मैं थोड़ा शरारती था। अच्छा। तो मेरे फादर ने मेरे को वहाँ हॉस्टल में डाल दिया। ओके। मैं 2 महीने हॉस्टल में रहा और वहाँ से भाग गया। मैंने कहा मेरे को पढ़ाई करनी नहीं है, ओके, हॉस्टल में मेरे को रहना ही नहीं है। अच्छा। वहाँ से भाग गया। देन मैं कॉलेज में आया। मैंने कॉलेज जो किया वो विजन कॉलेज से किया। ओके। विजन कॉलेज, और विजन कॉलेज में मैं सेकेंड ईयर में जब था, तो सेकेंड ईयर में मेरे वो बैक लग गई थी। ओके। तो पढ़ने में बिल्कुल मतलब देख लो कि मतलब नीचे से फर्स्ट आता था पढ़ने में। ओके। पढ़ने में नीचे से फर्स्ट है अपन। अपन सोचा कि भाई नौकरी लग नहीं सकती अपनी, और लगेगी तो भी 8-10 हज़ार की मजदूरी वाली नौकरी। सही बात है। फिर फादर से रिक्वेस्ट करी अपन ने। तो कॉलेज टाइम में क्या हुआ कि एक इंसिडेंस बताता हूँ। कॉलेज टाइम में हम सब फ्रेंड्स एक ही रूम में रहते थे। ठीक है। वही खाना बनाना और सब। तो 4-5 फ्रेंड्स ने प्लानिंग करी कि यार अपने को कपड़े का व्यापार चालू करना है। अच्छा, उस टाइम पे ही कपड़े का दिमाग में आ गया था कि यार? सेकंड ईयर में। ओके। और जिस टाइम चालू करने का सोचा ना, जिस बातचीत हुई सब दोस्तों में, आप मानोगे 2 महीने के बाद तो मैंने कपड़े का व्यापार चालू कर दिया। सोचा और 2 महीने बाद व्यापार चालू कर दिया। तो मतलब आपके दिमाग में वहीं पे आ गया था कि नहीं यार, देखो आज की तारीख में जब हम भी बिजनेस करने की सोचते हैं, आज बहुत सारे यंगस्टर जब बिजनेस करने की सोचते हैं तो बहुत सारे आइडियाज दिमाग में आते हैं एक साथ। राइट बात। और इस चीज को पकड़ना कि यार मुझे इस बिजनेस में ही फ्यूचर मिलेगा, ये जरूरी नहीं है, राइट? क्योंकि आपकी स्किल, आपका लक, आपका हार्डवर्क, आपका बहुत कुछ काम करता है, एक साथ काम करता है, तब जाके एक सक्सेसफुल बिजनेस बनता है, राइट?
तो आपको लगता है क्या कि यार उस समय आपकी मेंटेलिटी में क्या था कि यार नहीं मैं कपड़े का ही करूंगा कि मैं सक्सेस हो जाऊंगा? क्योंकि जैसा आप बता रहे हो कि आपने 2 महीने में ही आपने प्लानिंग करी और 2 महीने बाद आपने, और मेरे को जहां तक लगता है कि जब आपने प्लानिंग करी होगी तब यू एंड योर फ्रेंड्स माइट नॉट बी एज श्योर कि भाई यार नहीं ये चलेगा ही चलेगा। एक फ्रेंड्स में हमारे भी कितनी बार कितने ही बिजनेस तो आइडियाज बनते हैं और वहीं खत्म हो जाते हैं। राइट बात है। तो आपको ऐसा क्या इंट्यूशन आया कि नहीं यार कपड़े का करना ही है, या फिर ये एक ऐसा था कि आपने चालू कर दिया और वो बन गया? क्या था उस समय? देखो, भगवान ने हर आदमी के अंदर एक क्वालिटी दी। ओके। हर आज नरेंद्र मोदी है, हम्म। अंबानी है, अडानी है, वो भी इंसान है जी। अपन भी इंसान है। भगवान ने सबके अंदर क्वालिटी दी है। वो क्वालिटी आदमी को पहचानना आना चाहिए कि यार मेरे अंदर क्या क्वालिटी है। ना मेरा कोई कपड़े का बैकग्राउंड, ना मुझे कपड़े का क पता है, ओके, ना ख पता है, ना ग पता है, कुछ भी पता नहीं। ओके। पर मुझे अंदर से कैसा है कि जैसे हम शॉपिंग करने के लिए जाते थे कॉलेज टाइम में, ओके। हम 4-5 फ्रेंड साथ में शॉपिंग करने जाते थे। तो मेरा एक दोस्त हुआ करता था, तो उसके साथ शॉपिंग करने जाता, तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा था, ओके। और मेरा भी टेस्ट बहुत अच्छा था। तो हम 2 जने जाके उसको शॉपिंग कराते थे। तो वहां से मेरे को पिकअप आया कि यार हमारे चित्तौड़ में एक रिटेल आउटलेट था, उस टाइम बहुत जोरदार चलता था। ओके। हाँ, नाम भी बताता हूँ आपको, हाँ। क्योंकि इंट्रोड्यूस करना चाहिए। सही बात है। और वो भैया ने उस टाइम पे बहुत धंधा किया, जबरदस्त। उनका नाम था कैश एंड कैरी। ओके। 100% उनका मेरे नाम- ख्याल से हर यंगस्टर्स जो चित्तौड़ में शॉपिंग करता है, हाँ। शायद मेरे ख्याल से वो सब लोग कनेक्ट कर पाएंगे इससे, कुछ ना कुछ कभी ना कभी वहां से खरीदा जरूर होगा। अरे 110%, क्योंकि उस टाइम अगर यंग जनरेशन के लिए कोई कपड़ा था तो कैश एंड कैरी पे था। क्योंकि देखो, मैं तो किसी को भूल नहीं सकता हूँ। यस, यस। क्योंकि आज अपन कोई भी लेवल पे पहुंच जाए, हमेशा आदमी को ग्रेटिट्यूड रखना चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि सबसे पहले शुरुआत मेरी वहां से, वहां लोग कपड़े खरीदने जाते हैं। मैं भी जाता था, दोस्तों को कपड़े दिलवाता था। ओके। तो मुझे लगा कि यार इस धंधे में अपन हाथ आजमा सकते हैं। ओके। तो उस टाइम क्लिक हो गया। कॉलेज में था, सेकेंड ईयर में। ओके। उसी टाइम फ्रेंड्स 5 जने मिलके ये व्यापार को चालू करना चाहते थे। अच्छा, 5 जनों में से इसीलिए इसका नाम फ्रेंड्स रखा है? Friends नाम इसके लिए इसकी रखा। वजह मतलब ओके, और नाम आज भी मुझे पता मैंने चला। नहीं दिया, मेरे एक दोस्त ने दिया। उसका नाम था कुशल राजौरी। ओके। वो मंगलवाड़ का बंदा है। अच्छा। उसका नाम कुशल राजौरी, नाम उसने दिया। और वो भी एड जॉइन होना चाहता था कि यार साथ में व्यापार करते हैं। वो भी लड़का होशियार था, अभी बैंक में अच्छी पोस्ट पे है। ओके। हाँ, तो नाम उसने दिया। 5 जनों ने प्लान किया। अब 5 जनों में से प्लान तो सबने कर लिया, पर जब इम्प्लीमेंट का टाइम आया तो सब अट गए। ओके। इम्प्लीमेंट करना होता है ना, तो कोई आदमी आगे नहीं आता है। क्योंकि आज की तारीख में पूरे भारत देश में हजारों बिजनेस सिर्फ सोच में चल रहे हैं। हाँ, जैसा मैंने बताया ना कि एक आइडिया बन करके रह जाता है। ऐसा हमारे भी साथ होता है। कितनी बार हम लोग भी दोस्त लोग बैठते हैं, कितनी बार फ्रेंड्स लोग बैठते हैं हम लोग, और हम लोग भी बहुत सारे आइडियाज सोचते हैं, बट कभी भी ऐसा नहीं हो पाता है कि हम किसी एक फाइनल कंक्लूजन पे पहुंच पाए, और फॉर द मैटर कोई हम में से कोई एक इम्प्लीमेंट कर पाए, जैसा कि आपने किया। 100%। अब मैं ये जानना चाहूंगा कि जब अपने फ्रेंड्स कलेक्शन जैसे आपने बताया, तो कहाँ से सबसे पहले शुरुआत करी कि भाई कोई ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा, दिमाग में आइडियाज तो आते हैं। आज मैं आपको बता रहा हूँ ना, जो यंगस्टर्स मेजरली जिस चीज पे अटक जाते हैं वो होता है पैसा। राइट बात है। ठीक है कि यार दिमाग में आता है कि आइडिया यार इसको ऐसा कर सकते हैं, और जैसे ही आइडिया आता है सेकंड थॉट ही आता है कि यार इसमें कितना पैसा लगेगा। ठीक है, तो फिर बंदा क्या करता है, चैट जीपीटी करेगा या गूगल पे करेगा कि यार मुझे कितना क्या कहते हैं पैसा का इन्वेस्टमेंट लगेगा, और वहां से रिप्लाई आता है 1 लाख 2 लाख या 50,000 भी एक नॉर्मल बंदे के लिए ये भी बहुत बड़ी बात होती है। तो आपकी जर्नी में कैसे स्टार्ट किया आपने, और क्या आपकी भी थॉट थे इस तरह के कि यार इन्वेस्टमेंट कैसे होगा, पैसे कहाँ से आएगा? ऑब्वियसली होगा, तो 100%। वो कैसे आपने कोप अप किया और उसमें कैसे आपने देखो, किया? आपने वो चैट जीपीटी और एआई की बात करी। जब हम व्यापार चालू किया तब तो न तो चैट जीपीटी थी और ना एआई थी। हमको खुद को करना है। Okay. आज तो सच में बहुत इन्वॉल्वमेंट है चैट जीपीटी, एआई, बहुत काम इजी हो गया। और बिजनेस करना, मैं बोल रहा हूँ आज की तारीख में लोग काम करना चाहते नहीं है। बाकी आज की तारीख में इंडिया में इतना जबरदस्त पोटेंशियल है ना कि आदमी कितना भी छोटा अमाउंट हो, मैं बोल रहा हूँ 50,000 से भी करोड़ों रुपए की कंपनी बन सकती है। ओके। 100% बन सकती है, पर आदमी के अंदर जुनून होना चाहिए। आदमी पहले नेगेटिव सोच लेता है ना, तो आदमी कभी लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकता है। 100% आप जो वर्ड बोल रहे हो ना, वो भी पॉजिटिव होना चाहिए। अगर आप पॉजिटिव रहोगे लाइफ में, 110% आपके साथ पॉजिटिव चीजें होगी। क्योंकि वो बोलते हैं ना कि यार जबान पे सरस्वती बैठती है, वो सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी से ही आती है। और बहुत सारी चीजें, मैं बोल रहा हूँ कि मेरी जर्नी में इतनी चीजें हुई है ना, क्योंकि मुझे तो पता है कि यार एक एक छोटी से छोटी चीज आज
बड़ा बिजनेस कैसे बनता है। आदमी के अंदर पॉजिटिव एनर्जी होनी चाहिए, बाकी 25,000 50,000 और कुछ भी नहीं है ना, तो भी व्यापार खड़ा कर सकता है और बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकता है। ओके पहली चीज मैं बताता हूँ आपको, मैंने जब शुरुआत करी तो कॉलेज के टाइम में मैंने आपको बोला कि हम 5 जनों में से फिर 3 जने रहे, 3 जनों के बाद फाइनल स्टेज पे ये रहा कि 2 जने व्यापार चालू। ओके अब जो 2 जने थे उसका नाम बताऊंगा आपका, उसका नाम था हीरालाल जाट। ओके वो था नपानिया का। नपानिया अपने बदेसर के पास में ही गांव है। ओके। हम दोनों रूममेट थे। ओके मेरे पास उस टाइम में एक हमने 3,000 रुपए में सुजुकी ली थी। उसकी चेन जो होती है ना, तो वो हर 1 किलोमीटर पे उतरती थी बाइक की। ओके हर 1 किलोमीटर पे वो चेन उतरती थी, वो और हम दोनों मिलकर उस चेन को चढ़ाते थे, फिर 1 किलोमीटर चलाते थे, फिर वापस वो चेन चढ़ाते थे। ओके। तो मतलब मुझे लगता है कि मैं इस पॉडकास्ट के बाद बहुत सारी चीजें नई भी सीखूंगा, क्योंकि मुझे अभी तक ये नहीं था कि बाइक की भी चेन उतरती देखो है। मैं बता देता हूँ, आज भगवान की दया से मेरे पास फॉर्च्यूनर कार है। हाँ। अगले साल मैं डिफेंडर लेने वाला हूँ। ओके और 1,000 फ्रेंचाइजी का हमारा टारगेट है। अच्छा। पूरे ऑल ओवर इंडिया में कि हमको 1,000 फ्रेंचाइजी 2027 तक करनी है। ओके मेरे ड्रीम नहीं था कि मैं कभी अल्टो 800 में भी बैठूंगा, ओके। जब तक समझ नहीं थी। 2016 2016 में मेरे को समझ आई। 2016 में मेरे को समझ आई तो मैंने बड़ा सोचना चालू कर दिया कि नहीं यार, लाइफ में अब बड़ा करना है। ओके। और वो मोटिवेशन कहाँ आता है? देखो, सबसे बड़ा मोटिवेशन जो होता है ना, वो आपके माँ बाप है। ओके आप उनको अगर जिंदगी में जीते जीते अगर लग्जरी लाइफ नहीं दे सकते हो तो आप पे धिक्कार है, आपकी जिंदगी पे धिक्कार है। क्या बात। सीरियसली बोल रहा हूं। अगर आप ज्यादा नहीं, आपके माँ बाप से तो प्रेम, अच्छा जिंदगी में आपसे सबसे ज्यादा कौन प्रेम करता है? ऑब्वियसली पेरेंट्स। यस, पेरेंट्स ही करते हैं यार। अगर अपन अपनी लाइफ में अपने पेरेंट्स को अच्छी लाइफ नहीं दे पाए तो क्या जिंदगी अपन जी रहे हैं यार। बहुत बहुत बड़ी बात बोल दी आपने, सही में। यस भाई, सबसे बड़ा मोटिवेशन आज की तारीख में माँ बाप को मान लो, मैं कह रहा हूँ दुनिया पार है यार। प्रेमानंद जी महाराज भी कहते हैं कि आप भगवान की सेवा मत करो, माँ बाप की सेवा माँ करो। बाप की सेवा करो, बिल्कुल। आज इतने बड़े बड़े लोग, इतने, मैं कह रहा हूँ जितने भी बड़े से बड़ा बिलियनियर हुआ होगा या जितना भी हुआ होगा, वो अगर माँ बाप का जो आशीर्वाद ले लिया ना, वो उस पे, आज मेरे फादर मेरे पे नाच करते हैं। मेरे लिए ये हजारों करोड़ की संपत्ति है। ऑब्वियसली कि मेरे फादर मुझे पीठ थपथपा के बोलते हैं कि यार बेटा, तूने सच में नेक्स्ट लेवल काम किया, तो वो मेरे लिए हजारों करोड़ रुपए हैं यार। ऑब्वियसली। यस यस। तो अब अपन स्टोरी पे आते हैं, क्योंकि ऑडियंस को क्या कि व्यापार खड़ा कैसे हुआ है वो बताना बहुत जरूरी है। क्योंकि मैं भी चाहता हूं कि हर भारत देश का युवा अपना व्यापार चालू करे, वो आगे बढ़े। और इतना स्कोप है ना, आज इंडियन गवर्नमेंट भी बहुत सारे स्कोप है। आप लोग स्टडी करो यार। मैं खुद इस व्यापार को बड़ा करने के लिए, जब मेरे पास थोड़ा सा इम्प्लीमेंट आया, तो मैंने प्रधानमंत्री मुद्रा लोन लिया था। ओके। जो नरेंद्र मोदी जी ने स्कीम चालू करी। ओके। सीरियसली वो 10 लाख रुपए का मैंने जो लोन लिया, उस लोन की वजह से आज मैं करोड़ों रुपए की कंपनी चला रहा हूँ। क्या बात है जी। बहुत बड़ा तो एग्जांपल है ये कि गवर्नमेंट की स्कीम्स बहुत सारी आती है, लेकिन 100% आपको उनका फायदा लेना आना चाहिए। लेना आना चाहिए। आपको उस पैसे से आप क्या करते हैं वो मैटर करता है कि आपकी ग्रोथ कैसी होगी, आप कहाँ तक जाएंगे। 100%। जी। फिर आपने तो मुद्रा लोन लिया। फिर मुद्रा लोन लिया, उससे पहले अपन एक चीज पे जाते हैं कि वो जो 2 दोस्त थे, तो 2 दोस्तों में हीरालाल जाट भी, मेरे को पता है ये 100% पॉडकास्ट देखेगा। ओके। और वो ये सोचेगा कि काश मैं शीतल के साथ पार्टनरशिप कर लेता, तो आज मैं कहाँ होता। ओके। तो मैं बोल रहा हूँ, मौका मिलता है ना तो रिस्क ले लो यार। रिस्क लोगे ना व्यापार में तो बढ़ पाओगे। अगर आप रिस्क नहीं लोगे, बिना रिस्क के जीवन में कुछ नहीं है। या तो आर होगा या पार होगा। पॉजिटिव रहोगे तो पार ही पार होगा, 100% सक्सेस होगा। ओके। तो भाई ने मना कर दिया कि यार मेरे फैमिली वालों ने, और ये 100% कमेंट बॉक्स में उसका कमेंट भी आएगा कि राइट बात है। ओके। ये ऐसा हुआ है। मैं एक एक चीज जो आपको बता रहा हूँ, ये सब प्रैक्टिकली लाइफ में, मतलब 5 दोस्त, 5 में से 3, 3 में से 2 और फाइनली सिर्फ आप अकेले बचे। फाइनली मैं अकेला बचा। ओके। मैंने कॉलेज के सामने बिजनेस करना है, तो थोड़ा तो जेनेटिक भी आता है, क्योंकि ठीक है। बाई कास्ट में जैन भी हूँ। ओके। हाँ हाँ। तो जेनेटिक तो होता ही है, पर मैं तो कह रहा हूँ हर बंदा जैन के तरीके से सोच सकता है। हाँ। कोई ऐसा है नहीं। तो फादर को बोला, फादर ने बोला यार तू व्यापार मत कर। स्ट्रिक्टली फादर ने मना कर दिया। पहले क्या रीजन था इसके पीछे? रीजन ये था कि यार देख, व्यापार करना कहाँ, चित्तौड़ में तू व्यापार करेगा, तू नया लड़का है,
इतने बड़े बड़े मगरमच्छ इस लाइन में है तो कहाँ टिकेगा। अच्छा। हाँ ओके। क्या कर लेगा तो, और इतने से छोटे से मतलब क्या नहीं कर पाएगा। फादर ने बोला मेरी तो जिद थी, मैंने कहा पापा सिर्फ लाइफ में एक बार सपोर्ट चाहिए, जिंदगी में दूसरी बार आपसे कभी भी पैसे का सपोर्ट नहीं लूंगा, ये मेरी जिबान है। क्या बात। क्लियरली पापा को बोला फर्स्ट टाइम आप मेरी हेल्प कर दो। ओके। तो फिर मदर का भी रहा कि चलो यार बच्चा बोल रहा है तो अपने एक बार इसके लिए कर देते हैं, क्योंकि उस समय दिमाग में नहीं आया कि यार मैं इतनी बड़ी बड़ी बातें तो कर रहा हूँ जी, बट कपड़े का मार्केट ऑलरेडी बहुत ज्यादा सैचुरेटेड है। 100%। मतलब आज की तारीख में भी अपन देखते हैं तो इतनी सारे ब्रांड्स, इतने सारे हर गली गली में दुकानें, तो कपड़े के बिजनेस के लिए इतने बड़े बड़े कमिटमेंट्स आपने अपने फादर को कर दिए थे। 100%। रिस्क तो था वहां पे अरे भी, 100% पर दिमाग में क्या है कि यार नहीं करना ही है, करेंगे ही करेंगे, कैसे क्या था देखो इतने मगरमच्छ थे मार्केट में, पर मैं बोल रहा हूँ अगर आपने सोच लिया ना कि यार ये करना है तो वो 100% आपकी पॉजिटिव एनर्जी से वो हो जाएगा। ओके। 110% हो जाएगा। तो फादर को बोला तो फादर ने बड़ा डिसीजन लिया। अब हमारे पास तो फंड्स तो थे नहीं, फादर ने हमारा घर गिरवी रख दिया। Okay. मेरा घर मतलब मेरा नहीं, मेरे फादर का घर है। हाँ, हाँ, हमारा ही घर हो गया होता। हाँ, फादर ने कहा कि चलो अपन इस पे फर्स्ट लोन लिया हमने 65,000। ओके। शॉप देखी और दोस्तों का भी काफी सपोर्ट रहा। 3-4 फ्रेंड थे। एक का नाम उस टाइम में बताता हूँ, जो उस जर्नी में एक प्रीतेश गर्ग करके लड़का था। Okay. वो था, एक गजेंद्र टाक करके लड़का था। ओके। तो वो दोनों ने मेरी शॉप की साफ सफाई करी। उन्होंने पूरी, मैं माल लेने चला गया, फादर और हम माल लेने चले गए। ओके। उसका भी इंसिडेंस है, मतलब पाँव पे जबरदस्त चीजें होती गई मेरे साथ। ऑब्वियसली इतनी बड़ी जर्नी है तो वो तो रहेगा ही। हर जगह समस्याएं तैयार ही थी। हाँ हाँ। तो लोन कराने की कोशिश करी, लोन भी बहुत डिफिकल्ट हुआ, फिर लोन पास हुआ, शॉप फाइनल करी, चीज़ें सारी हुई, माल लेने के लिए गए दोनों दोस्तों ने। अच्छा, मैं हमेशा ग्रेटिट्यूड रखता हूँ जीवन में, आपको हमेशा ज़िंदगी में ग्रेटिट्यूड रखना चाहिए। जो भी आपकी जर्नी में साथ देता है आपको हमेशा उसके साथ खड़ा रहना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि आप करोड़पति हो गए, आपके नीचे वालों का आप भूल जाओ। जो मेरे साथ बचपन से थे ना, मैं उनको जिंदगी में नहीं भूलता, कभी नहीं भूलता। ओके। हाँ। तो ये तो हो गई एक फ्रेंड्स कलेक्शन जो आपने यहाँ पर चित्तौड़ में एक छोटी सी दुकान डाली थी। जी। उसकी जर्नी। अब आते हैं नेक्स्ट फेज में कि आपने MBA कपड़े वाला जो ब्रांड बिल्ड किया। जी। तो मैं ये जानना चाहूँगा, एक तो सबसे पहले कि ये नाम, ठीक है, ये नाम की वजह क्या है, इसके पीछे आपकी सोच क्या थी, आपने ही रखा या किसी और का इन्फ्लुएंस था इसमें, और ब्रांड जब चालू कर रहे थे आप तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या आया कि यार ऑब्वियसली जब आप ब्रांड चालू करते हो तो बहुत सारे कंप्लाइंसेस रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें रहती है जिसमें आपको ध्यान देना होता है, तो वो क्या थे चैलेंजेस जब ब्रांड शुरू करने से पहले? देखो, मैं क्लियरली आपको चीज़ें बताऊंगा क्योंकि ओरिजिनल चीज़ ही बताऊंगा। देखो, MBA जो नाम आया ना, वो आपने नाम सुना होगा, MBA चाय वाला। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, बिल्कुल। प्रफुल्ल नाम है उनका। हाँ हाँ हाँ। उन्होंने बहुत अच्छा बिजनेस शुरू भी किया, क्या पता टेक्निकली कारण की वजह से उनका व्यापार फिर थोड़ा सा वापस डाउनफॉल में आया। हाँ। फिर अभी वो ग्रो कर रहे हैं, उसका मेरे को नहीं पता, पर मैंने हाँ, नाम हाँ। वहीं से लिया। अच्छा, एक चीज और सिखाता हूँ आपके अंदर लाइफ में, मैं कह रहा हूँ कि आपके अंदर अगर दिमाग नहीं है ना, आप कॉपी करके भी बड़ा ब्रांड बिल्ड कर सकते हो। लोगों को कॉपी करो तो भी ब्रांड बनते हैं। 100%। ऐसा नहीं है कि आपके अंदर ही हजारों चीजें। आज कैसे आदमी सीखता है? ऑब्वियसली yes। बड़े बड़े पॉडकास्ट देखता है, बड़ी बड़ी चीजें देखता है कि यार इसने कैसे किया, तो वो क्या हुआ, वो कॉपी करना हुआ ना, कि भाई अपन ने उन चीजें अपन ने ली है। बिल्कुल। तो जरूरी नहीं है कि आप कुछ नया लेकर के आओ, कुछ इनोवेशन करो, ऐसा जरूरी नहीं है। बहुत कुछ ऑलरेडी मार्केट में है जिसे कॉपी करके भी आप एक बहुत बड़ा एम्पायर, बहुत बड़ा बिजनेस बना सकते हो। देखो, सीखने को तो उम्र छोटी पड़ जाएगी। मैं तो कह रहा हूँ फटाफट कॉपी करो, इम्प्लीमेंट करो, चलो व्यापार चालू किया। फिर अभी हमने ये जो जर्नी थी MBA कपड़े वाले की, ये हमारी जर्नी 2024 से ही चालू हुई। ओके। मतलब इसको 1 साल, ये अगस्त नहीं जुलाई में कंप्लीट हुआ है। ओके। 1 साल में हमने 128 फ्रेंचाइजी अभी हम रन कर रहे हैं। 60 फ्रेंचाइजी का हमारे पास टोकन आ चुका है। ओके। मतलब 180 हमारी बुक्ड है, मतलब चल रही है। अंडरस्टूड। 60 तो टोकन आ गया, अभी हम नहीं ले रहे हैं क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी डिस्पैच का बहुत प्रेशर रहता है। एक सेकंड, मैं इससे बीच में जाना चाहूंगा कि अभी आपने 2024 में ही चालू किया, राइट? जी। फ्रेंड्स कलेक्शन आपने कब चालू किया था? फ्रेंड्स कलेक्शन मेरा 2013 में चालू। 2013 में चालू किया जी। तो 2013 से 24 के बीच का जी। सफर
वो मिस हो गया, वो मैं जानना चाहूंगा कि वो कहाँ, वो आपने कैसे क्या किया और वहाँ क्या हुआ। मैं आपको एकदम शॉर्ट में बताऊंगा। हाँ 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 2000 जब 13 में व्यापार चालू किया तो कॉलेज के सामने शॉप चालू कर दी। ठीक है। 65,000। तो उस टाइम इंटरेस्ट भी नहीं था, इतना इंटरेस्ट नहीं था कि चलो चालू कर दी, क्योंकि अब समझो इतने बड़े मगरमच्छों में चलना, रोज की सेल होती थी मेरी 500 रुपए, ओके 700 रुपए। मेरी शॉप का उस टाइम 4,500 रुपए रेंट। ओके। मेरे पास उस टाइम एक एक रुपया बचाना मेरे लिए बहुत जरूरी था। तो उस टाइम आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या थी कि लोग आपके पास क्यों आए, आपने कुछ तो सोचा होगा ना क्या। 2013 से 2016 मेरी कॉलेज लाइफ चल रही थी, हम्म। तो अब पैसा तो लगा दिया, हाँ, हाँ। चीजें कर ली, हम्म। पर जब कॉलेज लाइफ में क्या होता है, आदमी इतना सीरियस होता नहीं। ऑब्वियसली यस, फ्रेंड्स होते हैं, पार्टीज करना, मजे मस्ती करना, वो सब तो पार्ट ऑफ लाइफ तो हुआ ही होगा। अब 2013 से 2016 में मजे ही किए। Okay. शॉप चल रही थी, हाँ हाँ इतना पैसा आ रहा था कि मेरे खर्चे मैं खुद उठा रहा था, घर से पैसे नहीं ले रहा था। हाँ। कि और भैया उस एज में पैसा आना मतलब कि मजा आ जाना, मतलब उस टाइम खुद अपन पैसा कमा रहे हैं, घर वालों से पैसे नहीं लेने में, फिर तो मजे ही मजे। पर तो वो वाला फेज आपने। देखो 500-700 रुपए की सेल होने से सिर्फ खर्चे ही निकल रहे थे। ओके आप समझो कि मैं रेलवे स्टेशन है चित्तौड़ का, वहाँ सुबह 15 रुपए की दाल बाटी, शाम को 15 रुपए की दाल बाटी, इससे ही गुजारा चलता था। ओके। रहने के लिए रूम रेंट पे नहीं लिया, जो शॉप थी उसी में रहना, उसी में सोना। नहाने धोने के लिए सावरिया जी हॉस्पिटल में 5 रुपए में वो देते थे कि भाई आप नहा सकते हो, जो भी आपकी दिन की दिनचर्या वो कर सकते हो। अच्छा। तो मैं वहाँ पैदल पैदल जाता था कॉलेज से सावरिया हॉस्पिटल में, 5 रुपए में वो सब कंप्लीट करके। रूम का पैसा कहाँ से लो भाई, खर्चे तो अपने को बचाने पड़ेंगे ना भाई, स्ट्रगल करेंगे जब भी तो आगे बढ़ेंगे। ऑब्वियसली। तो एक एक रुपया बचाया वहाँ। 15 रुपए में खाना, 5 रुपए में ये, तो पूरा महीना मेरा 300-400 रुपए में चल जाता था। ओके। मतलब 300-400 रुपए का खाना हो गया, 200-300-400 रुपए में, मतलब 1000 रुपए में मैं मेरा पूरा मैनेज कर लेता था। पूरा पूरा महीना। पूरा महीना निकल जाता ओके। 1000 रुपए में, क्योंकि फालतू खर्चे करने के नहीं, कुछ भी करने का नहीं। ओके। तो धीरे धीरे ऐसा चला, फिर शॉप में ही सोना। अब आप समझो कि गर्मी का टाइम, 45 डिग्री टेम्परेचर हो, गर्मी के अंदर आपको जहाँ पे कोई एग्जॉस्ट फैन नहीं, कुछ भी नहीं, एग्जॉस्ट फैन भी नहीं, उसी गर्मी के अंदर उस रूम के अंदर सोना। ओके। अब उसमें क्या होता था, रात को क्या होता था, सांस घुटने लग जाती, तो शटर खोलता था, बाहर बैठता था, थोड़ी सी ठंडी हवा, चैन की सांस लेता था, नींद तो आनी नहीं है, वापिस सोचता चलो यार अब सो जाते। उस टाइम में मेरे साथ में एक विक्की भैया थे जो किराने का व्यापार करते थे, तो 2-3 बार उनको भी मैंने शॉप में सुलाया। ओके। तो बोले यार तो कैसे इस शॉप में सोता है, तो रूम ले ले। मैंने कहा विक्की भैया अभी टाइम है। तो फिर उस टाइम में मैंने क्या किया कि कॉलेज में ऑनलाइन फॉर्म भरते थे, तो उस टाइम में 50 रुपए में फॉर्म भरते थे। हाँ हाँ। तो मैंने वहाँ पे कॉलेज में, मेरे एक दोस्त थे बाबूजी थे, उन्होंने बोला तू फॉर्म का काम चालू कर दे, तो तेरे हाँ छोटा मोटा खर्चा उधर से भी आ खर्चा जाएगा। नहीं, वहाँ से बिजनेस बिल्ड हुआ। ओके। वो एक नई जर्नी थी वहाँ, उससे मेरा कपड़े से भी अच्छा व्यापार वो चला। अच्छा। मैं रोज के 50 फॉर्म भरता था, 50 × 50 कितने हो गए, 2500 रुपए रोज के 2500 कमाने रुपए रोज रोज के, मतलब ग्रो चालू। क्या बात है, वो एक बहुत बड़ा क्या कहते हैं जंप आपको मिला कि यार 2500 रुपए, वो तो फिर बट लिमिटेड टाइम के लिए होता होगा ना, मतलब हाँ। 2-3 महीने जब फॉर्म्स का सीजन चलता है, जब एडमिशन टाइम होता है, तभी शायद एग्जाम टाइम जब होता और होगा। उस टाइम 75,000 रुपए कमाना बहुत बड़ी बात होती। ऑब्वियसली बहुत बड़ी बात है। 75,000 रुपए, और 75,000 उससे आपको बिजनेस में भी हेल्प मिली होगी, एक्सपेंशन में। 100% मिलेगी ना, क्यों नहीं मिलेगी। हम्म। फिर वो कॉलेज के टाइम में 2 महीने हुए या 1.5 महीना जो भी चला, उससे मैं पैसा इकट्ठा करके कॉलेज के फॉर्म भी भरने, कपड़े की दुकान उसी जगह। तो आपको अभी भी लगता है कि जब आप इनिशियल फेज में होते हो जी, तब 2 सोर्सेज या 2 से ज़्यादा सोर्सेज इनकम के रखना कितना सही है, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप 2-3 जगहों पे जाते हो तो आप एक पे फोकस नहीं कर पाते हो और कुछ बड़ा नहीं कर पाते हो, ऐसा होता भी है? उसका रीज़न हिमांशु भी आपको मैं बताना चाहूँगा कि उसका सबसे बड़ा रीज़न ये था कि भाई मेरा प्लेस एक ही था, मैंने प्लेस चेंज नहीं की, फॉर्म भी वही भरने, कपड़े भी वही बेचने। ओके। समझा बात को? तो अगर प्लेस चेंज करेंगे तो माइंड डाइवर्ट होगा कि यहाँ पे भी टाइम देना अपने को और वहाँ पे भी टाइम देना। मैंने प्लेस चेंज नहीं किया, उसी शॉप के अंदर आदि में वो साइबर कैफे चालू कर दिया और आदि में कपड़े की शॉप होगी। ओके। और रेंट तो उतना ही लग रहा है? रेंट उतना ही लगना है, तो दोनों इनकम सोर्स आने लग गए। साइबर कैफे में उस टाइम हम घंटे के 20 रुपए लेते थे, तो मैंने उस टाइम जो फॉर्म भरे थे उससे कंप्यूटर लेके और ये
हाँ साइबर कैफे भी साइबर कैफे चालू करी मैंने। जैसे ही साइबर कैफे कॉलेज के सामने, फर्स्ट साइबर कैफे मेरा था पीजी कॉलेज के सामने। ओके, उस- प्राइम लोकेशन थी वो उस टाइम। हम्म। फिर बाद में 10 जने आ और गए। भी हाँ 10 जने आ गए तो बिजनेस डिवाइड हो गया। तब आपको लगा मजा आना बंद हो गया होगा। मजा आना बंद किया तो फिर वापस से तुरंत पलटी गई कपड़े कपड़े के पे। व्यापार में ओके। कि भाई अब वापस अपने कपड़े पे ध्यान दे। फिर कपड़े पे जबरदस्त इंटरेस्ट जगा, चीजें होती गई। आप किसी भी चीज के अंदर घुसते हो ना, आज तो आपके पास कपड़े में ऐसा क्या था अलग कि लोग आपके पास आने लगे? मतलब ऑब्वियस जैसा हमने बताया, आपने बात करी कि अब बहुत सारे दुकानें हैं, बहुत सारी गली गुचों में आजकल दुकानें हैं, उस टाइम पे भी रही होगी जी। आपके पास ऐसा क्या था कपड़े में भी कि लोगों ने आप पे भरोसा किया, आपके यहाँ से खरीदने लगे? या तो आपका व्यवहार इतना था कि लोग आपका, बट व्यवहार वाले भी कितना खरीदेंगे, तो आपने उस समय क्या मार्केटिंग स्ट्रेटजी रखी उस पर्टिकुलर टाइम पे? ब्रांड उस टाइम तो बना नहीं था कुछ, कोई ऐसा आपको, क्योंकि आपको कुछ तो यूएसपी देनी पड़ेगी ना अपनी 100%। अपने शॉप में भी, तो वो कैसे आपने क्या किया था उस समय? अपने सेल्स को बढ़ाने के लिए क्या था आपका माइंडसेट? हिमांशु, उस टाइम कैसा हुआ कि देखो आदमी ग्रो कैसे करता है मैं आपको बताता हूँ। चीजें जो थी कि भाई इतना लोगों ने मेरे पे ट्रस्ट क्यों किया, क्या किया, उसके बीच में एक कहानी शानदार सी बताता हूँ। ओके। मेरी कॉलेज के सामने कपड़े की शॉप, हम्म। मेरे पास में मेरे एक फ्रेंड की फोटो की शॉप, फोटो स्टूडियो था उसका। ओके उनका नाम था दीपक भैया, ओके ठीक है ना। अब मैं इतने दिन तक कपड़े में मेरा जो कैसे मेरे को, मैं एकदम से जोश है। मतलब जबरदस्त तरीके से कैसा आया कि नहीं यार अब कुछ करना है। उसकी सबसे बड़ी कहानी है कि मैं आज जो हूँ वो आज इतनी बड़ी कंपनी ये क्यों है। Okay. वो बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। दोस्त थे, बहुत अच्छे दोस्त थे, ओके। हमेशा सुख दुख में साथ में रहते थे, चीजें करते थे। उन्होंने क्या किया कि मेरे यहाँ एक बंदा काम करता था, हाँ उसको उन्होंने हायर कर लिया कि यार मेरे को भी कपड़े का काम चालू है। ओके, वो इम्पोर्टेंट बंदा था मतलब जो सेल आपका? हाँ 100%। आज समझो मैं व्यापार कर रहा हूँ, मेरे नीचे एक लड़का ही रख रखा था मैंने। ओके। एक ही लड़का था, और उसी को उन्होंने हायर कर लिया? उसी को उसने पढ़ा दिया कि भाई मैं तेरे को 5,000 रुपए ज्यादा दूंगा। अब उस टाइम से मेरा दिमाग घुमा, मैंने कहा यार अब सब क्या करें। तो उस दिन से मैंने सोच लिया। मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, जिंदगी में अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपकी लाइफ में कंपटीशन, आपका कॉम्पिटिटर होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। ओके, मतलब कंपटीशन को आपने मोटिवेशन ले लिया फॉर द मैटर, अगर आपके केस में देखा जाए 100%। यहाँ पर आजकल हम देखते हैं कि इंसान अपनी सारी एनर्जी अपने ग्रोथ में नहीं लगा के अपने कंपटीशन को खत्म करने में लगाता है। राइट। बट आपके केस में आपने कंपटीशन को ही अपना मोटिवेशन समझा और वहां से आपको सबसे बड़ा ट्रिगर पॉइंट मिला अपने बिजनेस को ग्रो करने का, राइट? अब वहां से बत्ती जल गई कि नहीं यार अब लाइफ में कुछ तो करना पड़ेगा। कि यार अपना कंपटीशन आ गया, मतलब कहीं ना कहीं गुस्सा आया? 100% गुस्सा ऑब्वियस आएगा यार। अपना आदमी अपने साथ रात दिन कोई भी आदमी रहेगा। और आपने सिखाया, ट्रेन किया। पर मेरी आज भी उनके लिए उस टाइम गुस्सा था, आज भी मैं उनको कोई भी मदद चाहिए, ओके। मैं उनकी मदद करता हूँ। अच्छा, और करी भी है। इतना सब कुछ होने के बाद भी मैंने उनकी मदद करी, दैट्स वेरी ग्रेटफुल ऑफ योर्स। यस। हाँ। क्योंकि क्या चीजें होती है। तो मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो उनका इतना शुक्रगुजार हूँ कि वो मेरी जिंदगी में बंदे नहीं होते तो आज शीतल जैन यहाँ नहीं होता। ओके। 100% नहीं होता। और ये बहुत सारे लोग जानते भी है, चित्तौड़ के काफी सारे लोग जानते हैं जो मेरे से जुड़े हुए हैं, जो आज भी मेरे टच में। उनको पता है कि यार मेरी कहानी कहाँ से चालू हुई, क्या किया मैंने। अब हम दोनों का कंपटीशन चालू। मैंने कहा चलो यार, उन्होंने मेरे को ओपनिंग में बुलाया, मैं ओपनिंग में गया भी। मैंने कहा चलो यार कोई बात नहीं, ओके। अब अपने को अपना प्रूफ करना है। हम दोनों ने बहुत अच्छे से व्यापार किया, उनका भी व्यापार अच्छा चला, मेरा भी अच्छा चला। दोनों ने शानदार व्यापार किया, फुल कंपटीशन। पूरा चित्तौड़ की लाइन लगती थी मेरे कॉलेज वाली शॉप पे। आप भी चित्तौड़ से ही हो, आपने भी चीजें देखी हुई बिल्कुल है। देखिए, बिल्कुल देखिए। एक कि छोटी भाई- सी दुकान में मतलब कुछ रेट्स भी बाहर लगी रहती थी जो बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग लगती थी। वो क्या था, वो क्या मार्केटिंग स्ट्रेटजी? वो मार्केटिंग स्ट्रेटजी ऐसी थी कि जैसे ही मैं कह रहा हूँ मैंने बोर्ड लगाना चालू किया, हाँ। मेरे पास में मैं 1100 रुपए की 3 जीन्स बेचूं तो पास में भैया 1000 की 3 कर दे। ओके, मैं 900 की 3 बेचूं तो वो 800 की 3 कर दे। अंडरस्टूड। मैं 800 की 3 करूं तो मतलब जबरदस्त कंपटीशन हुआ। ओके। मतलब चीजें बहुत बिगड़ी, सुलझी।
फिर मैंने कहा कि यार अब अपने को इस कंपटीशन से बाहर निकलना पड़ेगा। ओके मैंने तुरंत डिसीजन लिया, मैंने प्लेस चेंज करने का प्लान चालू किया कि मेरे को जगह चेंज करनी है, मैं अब यहाँ पे व्यापार नहीं मतलब वहाँ पे करूँगा, पर मेरे को देखो आप समझिए है कंपटीशन से क्या होता है, एक तरीके से नुकसान भी होता है लाइफ में कि भाई यार चीजें लॉन्ग रन में वो एक पॉइंट के लिए ट्रिगर ठीक है, बट लॉन्ग रन में वो दोनों के लिए शायद लंबे टाइम तक अगर आप किसी से कंपटीशन करने लग जाओगे एज ए बिजनेसमैन के तरीके से, वो आपको नुकसान है, 100% नुकसान। मैंने प्लेस चेंज किया। अब उस टाइम भी मतलब लोगों ने बहुत बोला, क्योंकि एक चीज बताता हूँ आपको, याद होगी एमराज मॉल चित्तौड़ में सबसे पहला मॉल चालू हुआ था जो हाँ, प्रताप नगर में, बिल्कुल जहाँ पर सबसे पहले डोमिनोज आया था। उस डोमिनोज के अलावा वहां पर एक साल तक किसी ने शॉप रेंट पे नहीं ली थी। कि अराउंड यार उस टाइम रेंट ज्यादा था और 25,000 27,000 रेंट इज अ बिग डील, ऑब्वियसली बहुत बड़ा रेंट होता है। यस यस मैंने कहा यार रिस्क है तो इश्क है, यहाँ पे भी अपने को रिस्क लेनी पड़ेगी। ओके, तो तो सीधे वो छोटी सी दुकान से उठ के मॉल में आ गया। मॉल में सीधा आ गया। ओके, सीधा मॉल में शॉप ले ली। बहुत बड़ी रिस्क थी यार। 100% रिस्क थी, मुझे भी पता था, लोगों ने भी बोला कि इसका डाउनफॉल चालू। ओके, कितने ही लोगों ने बोला कि तुम मत कर, वो खत्म हो जाएगा, कहाँ से इतना रेंट बढ़ेगा, क्या करेगा, चीजें वैसे ही नहीं है, मार्केट नहीं है। मैंने कहा मैं तो शॉप हूँ, मेरे पापा को मेरे पे ट्रस्ट था। और तब तक आप सिर्फ रिटेल में ही थे, राइट? हाँ, उस टाइम भी रिटेल था, मॉल में आया तब भी रिटेल में रिटेल ही था, मॉल तक भी रिटेल ही था। पर जैसे जैसे क्या होता है कि चीजें ग्रो होने लग जाती है ना हिमांशु, तो आदमी का इंटरेस्ट अपने आप बनने लग जाता है। ओके, आज की तारीख में हम धागे से लगाकर पेंट तक हम बना रहे हैं। ओके, जो धागा होता है ना, कॉटन हम नहीं लेते, हम धागा लेते हैं, धागे से उसकी वीविंग कराते हैं, वीविंग से कपड़ा बनता है, कपड़े से गारमेंट बनता है, और गारमेंट फिर हमारे सब फ्रेंचाइजी पे सेल होना। अभी तो अपन इस पे चलो आएंगे बाद में ऑब्वियसली, लेकिन मैं वही समझना चाह रहा था कि आप जब रिटेल से जी होलसेल पे जब शिफ्ट हो रहे थे, जी तब तक आप रिटेल में किस स्टेज पे पहुंच गए थे, फाइनेंशियली भी और इंफ्रास्ट्रक्चरली भी? आई मीन रिटेल में बहुत अच्छा कर रहा था मैं, चित्तौड़ में मेरा काफ़ी अच्छा नाम हो गया था। ओके, 2016 तक मैं मतलब स्टेबल हो गया कि अब मेरा चित्तौड़ में नाम हो गया कि यार ये फ्रेंड्स कलेक्शन वाला कोई बंदा है, इसने पूरा मार्केट में आग लगा रखी है। हाँ, हाँ, हाँ। और मेरा मोटिव आज भी वही है, क्योंकि देखो कोई भी व्यापार के पीछे आपका उद्देश्य अच्छा होना चाहिए। अगर आपका उद्देश्य अच्छा है, आपकी नीति अच्छी है, आपका व्यापार बड़ा बनेगा। ओके, आज इंडिया में जो मैं सेगमेंट में काम कर रहा हूँ, वो 80% पब्लिक है जो मैं जो कपड़े बनाता हूँ वो पहनते हैं, 80%। ओके, और बहुत बड़ा आज एग्रीकल्चर के बाद अगर कोई इंडस्ट्री है जिसमें एम्प्लॉयमेंट है तो वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। ओके, ये आप भी अच्छे से जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। भाई इतना बड़ा रोजगार अगर अपने इंडिया में एग्रीकल्चर के बाद अगर कोई आता है, तो मेरा मोटिव यही था कि एक छोटे से छोटा मीडियम से मीडियम आदमी शानदार जीन्स पहने और शानदार शर्ट पहने, टिप टॉप हो जाए वो। अच्छा, मतलब कि आपके दिमाग में ये नहीं था कि यार मुझे इतनी कपड़े बेचूंगा तो इतना प्रॉफिट होगा, राइट। एक तो ये अप्रोच होती है कि यार, और ये अप्रोच तो हर बिजनेसमैन की होती ही है, और एक ये अप्रोच होती है कि नहीं यार मैं चाहता हूँ कि चित्तौड़ के लोग भी फैंसी कपड़े पहने, सस्ते कपड़े पहन पाए, अफोर्डेबल कपड़े पहन पाए, और हर जना जींस टी शर्ट अफोर्ड कर पाए, Right. क्योंकि ये नहीं हो सकता था, राइट? Right. मतलब कि गांव के लोग और ऐसे लोग जो फाइनेंशियली वीकर सेक्शन से आते हैं, वो लोग भी जीन्स खरीद पाए, ये सोच आपने रखी। मतलब तो इनमें से कौन सी अप्रोच ज़्यादा बेटर है? ऑब्वियसली दोनों अप्रोच में काम करा है आपने, पैसा तो बनाना ही है, बिजनेसमैन है तो पैसा तो बनाना ही है, बट ये भी है कि हमें इनको वो जीन्स पहनानी है, हमें ये वो मोटिव भी था। तो इनमें से आपने दोनों में से कैसे कॉप अप किया? मतलब सबसे बड़ी चीज बताऊंगा, लोगों को ट्रस्ट नहीं होता। 2013 में मेरा सबसे बड़ा जो लॉन्चिंग था जीन्स का, मैंने 1100 रुपए में 3 जीन्स बेची थी। 1100 रुपए में 3 जीन्स? उस जमाने में जीन्स 1000-1200 से नीचे या 800-700 से नीचे कोई नहीं बेचता था। हाँ। और आज 2025 चल रहा है, कितने साल हो गए? मेरे हिसाब से 12 या 13 साल हो गए। 12-13 साल हो गए, यस। आज भी MBA कपड़े वाला 1000 रुपए की 3 जीन्स बेच रहा है, इतनी महंगाई बढ़ने के बाद। और वो कैसे किया मैंने
क्योंकि मैं आज बड़े बड़े ब्रांड्स क्यों बने, आज रिलायंस क्यों बना, आज जितने भी बड़े ब्रांड्स क्यों बने, उसका सबसे बड़ा रीजन बता देता हूँ। कोई भी व्यापार की जड़ बताता हूँ। उस व्यापार की जड़ ये है कि आपको उसके लिए लोअर लेवल तक जाना पड़ेगा। आज मैं धागे तक क्यों गया हूं, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं कॉस्ट वाइज अगर चीजें करूंगा तो ही तो सर्वाइव कर पाऊंगा। आज मार्केट में बना रहना है तो आपका सबसे बड़ी चीज होती है, देखो 2 चीजों से व्यापार चलता है। ओके। एक चलता है प्राइस, दूसरा होता है प्रोडक्ट। ओके। प्रोडक्ट में भी दम होना चाहिए, प्राइस में भी दम होना चाहिए। प्राइस कम होनी चाहिए, प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए, प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए और प्राइस कम होनी चाहिए। घुमा फिरा के 2 चीजें। ओके। तो मैं बोल रहा हूँ रिलायंस क्यों बना, उसका सबसे बड़ा रीजन है कि रिलायंस ने जड़ में काम किया कि मैं कैसे प्लास्टिक का दाना बनाऊं। उनका सबसे उनकी इंडस्ट्री भी टेक्सटाइल से ही है, विमल इंडस्ट्री। आज जो भी उनकी इंडस्ट्री वो सबसे शुरुआत उनकी टेक्सटाइल से हुई है। तो मैं बोल रहा हूँ कि मैंने बड़े बड़े लोगों को कॉपी किया। आज मैं चाहे भले मैं उस लेवल पे नहीं हूं, पर मेरी सोच है कि मेरे को जाना है उस लेवल, कि यार मेरे को रिलायंस जैसा काम करना, या मुझे ये बहुत बड़ी बात है कि आज अगर आप रिलायंस को दिमाग में रख कर काम कर रहे हो, एक्चुअली ये सोच पाना भी बहुत डिफिकल्ट सा लगता है कि यार रिलायंस को कैसे मतलब सोचें कि यार कैसे क्या, तो वो बहुत ही बड़ी बात है। अब मैं आना चाहूँगा कि ये तो हो गया, आपने रिटेल का चालू किया, फिर होलसेल का चालू किया। तो जब होलसेल का आप रिटेल से होलसेल में शिफ्ट हुए, तब आपने क्या स्ट्रेटजी रखी, कैसे आप मतलब, क्योंकि एक जगह पे से तो नहीं हो सकता, आपको बाहर जाना पड़ेगा अपनी होलसेल के लिए, आपको कस्टमर बेस बनाना पड़ेगा, और कस्टमर भी नॉर्मल कस्टमर नहीं होते हैं, वो दुकानदार होते हैं, और दुकानदार तो अपने इधर आपको पता ही कितने तेज होते हैं। तो उनको कैसे कन्विंस किया कि आप मेरा माल बेचो? राइट बात। तो वो कैसे आपने गांव में कैसे, क्योंकि मेरे को एक इंसिडेंट ध्यान है, मेरे एक फ्रेंड ने स्टार्टअप चालू किया था टी शर्ट का। ओके। ठीक है। तो वो मुझे गांव का नाम तो ध्यान नहीं है, वो एक बहुत दूर से, जो कि उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में लगता है बेसिकली गांव। राइट। उस गांव में जाकर के उन्होंने प्रिंट टी शर्ट का काम चालू किया था। तो वो वहां पे जाकर के अपना सेल करने की कोशिश कर रहे थे, मार्केटिंग कर रहे थे। तो वहां पे एक शॉपकीपर ने बोला कि यार आपके चित्तौड़ का वो शीतल जैन है ना, हम तो उसी से माल लेते हैं। तो उन्होंने जब मुझे आके बताया, और ये बात मैं बहुत पहले की बता रहा हूँ, मतलब अभी रिसेंटली नहीं है, कम से कम भी 4-5-7 साल पहले की बात है। राइट। तो उन्होंने तब बताया कि यार शीतल जैन वहां पर भी पहुंच गया है जहां पर मतलब किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि, और फिर इस कमिटमेंट के साथ, उसके साथ उसने बोला ना शॉपकीपर ने कि यार हम तो उससे ही माल लेते हैं। राइट बात। तो वो वहां पर बहुत अपीलिंग लगा। तो कैसे पॉसिबल हुआ, ये आपने कैसे पॉसिबल किया? देखो मेरे को शुरू से था कि मेरे को जड़ में जाना है, तो मैंने क्या किया कि रिटेल में बहुत अच्छे से कर रहा था, चित्तौड़ में बहुत अच्छा नाम चल रहा था। लोग भीड़ पड़ती थी मेरे यहाँ, वेटिंग रहती थी, मेरे को 9 बजे तो शॉप बंद करनी, मतलब बंद करनी। ओके। क्योंकि थक जाते थे दिन पर। अंडरस्टूड। तो उसमें मैंने पूरी अपनी मतलब जबरदस्त नींव मजबूत कर दी कि रिटेल सेक्टर में अब चित्तौड़ में अपन अच्छे से जम चुके हैं। ठीक है ना। तो रिटेल में तो चित्तौड़ में बहुत अच्छे से नाम हो ही गया था हिमांशु। ओके। और शानदार काम कर रहे थे। अब जिज्ञासा भी हो गई कि यार अब इसको और बढ़ाना है। नेक्स्ट क्या, इससे आगे क्या। तो सीढ़ी बाई सीढ़ी फिर मैंने होलसेल में मार्केट से माल परचेज करना चालू किया। ओके। ट्रेडिंग चालू करी, दिल्ली से माल लाना चालू किया, अहमदाबाद से माल लाना चालू किया, और बहुत छोटे लेवल से चालू किया। फिर मैं खुद स्कूटी लेके आसपास सब जगह सैंपल लेके जाता था। ओके। अब सैंपल लेके जाऊं तो हर आदमी का रिप्लाई यही आवे कि यार हम तेरे से माल क्यों लें, हम तो सीधा दिल्ली से माल लेंगे। अच्छा, चीजें इजीली नहीं हुई, बिल्कुल भी इजीली नहीं हुई। ओके। चित्तौड़ में घूमा तो सब कोई माल खरीदने को तैयार नहीं, कोई भी माल खरीदने को तैयार नहीं। मतलब आपने कितने लगभग शॉपकीपर्स को आपने टच किया? मैंने कम से कम देख लो कि 50 शॉपकीपर को टच किया। कप्पासन जाता था स्कूटी लेके निम्बाड़ा रोड का काम चल रहा था उस टाइम, मुझे पता है मेरी वो हालत होती थी कि मतलब मैं पूरा खाली, कुछ भी नहीं दिखे, सिर्फ मिट्टी दिखे मेरी बॉडी पे। ओके। तो भी स्कूटी पे जाना गर्मी में, मार्केटिंग करनी, पर 10 जगह जाके एक जगह कोई परचेज करता था, और वो भी क्रेडिट पे देना पड़े।
ओके। कोई कैश में नहीं खरीदे, मुझे लाना कैश में, मुझे मार्केट से क्रेडिट ना बट मिले। तब तक आपका रिटेल वाला अच्छा जम चुका था हाँ, कि वो शानदार आपका वो रिटेल वाला तो चल ही रहा था साथ में। वो मस्त चल रहा था। ओके, तो इसलिए आपको होलसेल में सपोर्ट मिल गया फाइनेंशियली भी कि भाई मतलब एक इनकम सोर्स को आपने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, इसलिए नहीं कि भाई मैं होलसेल पे जा रहा हूँ तो रिटेल को थोड़ा सा कम, वो बराबर चल रहा था, राइट? मैंने क्या आप बोला? बता पाओगे क्या तब तक कितना सेल आप करने लग गए थे रिटेल में, जब होलसेल में आप जब शिफ्ट होने वाले थे हम तब एनुअल सेल्स आपकी कितनी होने लग गई थी? काफी अच्छी सेल थी, पूरे चित्तौड़ में नाम था। ओके, मतलब जबरदस्त, मतलब पूरे चित्तौड़ का 25% मार्केट मैंने एक्वायर कर लिया था। 25%। ओके, जो मेरे रिलेटेड जो क्लॉथ थे, मैं मेंस ही करता था। समझ अच्छा, गया। एक चीज और बताऊंगा, मैंने लाइफ में कसम खा रखी है कि मैं जिंदगी भर मेरे प्रोडक्ट ही पहनूंगा। आपने अभी जो पहन रखा है जी, ये आपका प्रोडक्ट है? मैं मेरा ही प्रोडक्ट पहनता हूँ। ये मेरी फॉर्मल पैंट है जो 400 रुपये की है। ये मार्केट में 3000 की भी बिकती है, 2500 रुपये की भी बिकती है, 2000 की भी बिकती है, 1500 की भी बिकती है और 600 की भी बिकती है। हमारा मार्केट प्राइस जो एंड यूजर को हम देते हैं ये 400 रुपये का है और ये शर्ट 400 रुपये का है। ओके। आज भी मेरे जूते 10,000 के होंगे, पर मेरी जो ऊपर का जो है ना, ये मेरी क्या ब्रांड बात का ही है, रहेगा ये- जिंदगी भर। इससे बढ़िया क्वालिटी चेक क्या हो सकता है? चाहे कि- कंपनी आज 1 करोड़ पे हो, 100 करोड़ पे जाए, 1000 करोड़ पे जाए या 10,000 करोड़ पे जाओ, मैं मेरी लाइफ में हमेशा एक कफन के अलावा सब कपड़े मेरे होंगे। क्या बात है, 100%। बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, बहुत बड़ा 100%। स्टेटमेंट। तो आपने आप बता रहे थे कि आपने अहमदाबाद में फिर आपने चालू किया, मैन्युफैक्चरिंग चालू किया, या वहां से आपने लेने लगे इस माल? पहले तो ट्रेडिंग किया और पूरा चित्तौड़ में जड़े जमा ली। अब ठीक है। देखो, कोई भी बिजनेस को बड़ा करने के लिए आपके पास वॉल्यूम होना चाहिए। स्केल पे आप अगर वॉल्यूम है तो ऊपर वाले लोग भी आपको, आज जैसे मेरे पास कोई अच्छा बायर है, उसका वॉल्यूम होगा तो मैं उस पर ज्यादा ध्यान दूं। अंडरस्टूड। तो मैंने फोकस किया अपना वॉल्यूम बढ़ाने पे। वॉल्यूम बढ़ाया, पहले ट्रेडिंग में जड़े जमाए, फिर मुझे लगा कि अब चित्तौड़ जैसी सिटी में इससे ज्यादा बड़ा काम अब मैं नहीं कर पाऊँ। बाहर निकलना अब बाहर निकलना, ओके। अब बाहर निकलना, अदर सिटी में जाके, दिल्ली, अहमदाबाद, एक छोटा सा गांव का आवरी माता का मैं रहने वाला। हाँ। अब मुझे व्यापार करने के लिए अहमदाबाद में जाना, दिल्ली जाना। अब मेरी मैरिड हो गई थी अच्छा, ओके। जब मैं शिफ्ट हुआ अहमदाबाद, तब मेरी मैरिड हो गई थी। ओके। अब मेरी मैरिड हो गई तो बहुत सारे फैमिली के भी रहते, अपने को क्या जरूरत है, अपना बहुत अच्छे से चल रहा है, काफी है, इतना काफी बना लिया है। है। हाँ, हाँ। पर मैंने कहा नहीं यार, मैं रुकूंगा नहीं, मुझे करना है, करना है, करना है। डिसीजन लिया, Okay. फैमिली को मनाया, प्रॉपर वाइफ को भी समझाया, फादर मदर को भी समझाया। हम्म। आज भी मैं घर छोड़ के जाता हूँ तो मेरी माँ की आंखों में आंसू होते हैं, मुझे इतना दर्द फील होता है, तो भी मुझे पता है कि यार कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। ऑब्वियसली। गाड़ी में बैठता हूँ तो मेरी मम्मी के आंसू दिखते हैं, पर मैंने एक टारगेट ले रखा है कि 2030 के अराउंड मैं बिलवाड़ा आ जाऊंगा, बिलवाड़ा में पूरा सेटअप करूंगा पूरी इंडस्ट्री। Okay. क्योंकि आज फैब्रिक का हाँ, अपने इंडिया का इंडिया में सबसे level पे। लार्जेस्ट जो मार्केट है टेक्सटाइल का, वो बिलवाड़ा है। तो मेरा फ्यूचर विजन बिलवाड़ा ही है। Okay. और मेरा मम्मी पापा से लगाव भी कि मैं Okay. एक टाइम के बाद मैं मेरे फादर मदर के साथ रहना चाहता हूँ। ओके। क्योंकि अपन पैसा करोड़ों रुपए कमा लेंगे, हम्म। पर एक फादर मदर की जो Obviously. इस टाइम उनको जो जरूरत रहेगी मेरी, वो कहते हैं ना कि इस संसार का सबसे बुरा फैक्ट है दैट आवर पेरेंट्स आर गेटिंग ओल्ड, एंड दिस इज फैक्ट। ये आप चाह के भी बदल नहीं सकते हो कि भले आप कितना ही पैसा क्यों नहीं कमा लो। तो ये सबसे बुरा फैक्ट माना जाता है कि यार हमारे पेरेंट्स ओल्ड एज हो रहे हैं, और ये हमें रियलाइज़ नहीं होता है। पता है शीतल, हमें रिसेंटली मतलब अपन उस तरीके से सोचते नहीं है ना, वरना अपने पेरेंट्स हो रहे हैं, ओल्ड एज हो रहे हैं, उन्हें अब अपनी जरूरत है, बिल्कुल। बट अपन को रियलाइज नहीं होता क्योंकि हम हमारी लाइफ में बहुत बिजी होते हैं। बिल्कुल सही। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम हमारी जो प्रायोरिटीज़ हैं, बिजनेस ऑब्वियसली प्रायोरिटी है, अपनी हेल्थ प्रायोरिटी है, अपनी फैमिली प्रायोरिटी है, लेकिन अपने जो पेरेंट्स हैं उनको भी उतना ही टाइम दें। जैसा आपने बताया कि आपका ये प्लान है 2030 के बाद आप और ऑब्वियसली मैं ये मानता हूँ कि 2030 के बाद का आपका प्लान होगा, पर ऐसा नहीं है कि आप अभी उनको टाइम नहीं दे रहे होंगे, ऑब्वियसली टाइम तो देते ही होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। बट ये है कि ज़्यादा डेडिकेट करेंगे टाइम को 2030 के बाद, ये आपका प्लान है। 100%। ओके, तो आपने अहमदाबाद चूज किया एज अ वर्किंग सिटी, जहाँ पे आपने सोचा कि अहमदाबाद ही क्यों? अहमदाबाद मैंने इसके लिए चूज किया क्योंकि आज कपड़े जो मेरे को होलसेल का काम करना है, उसके लिए
अहमदाबाद भीलवाड़ा जैसे टेक्सटाइल में है, तो भीलवाड़ा शूटिंग में बेस्ट। ओके। शूटिंग मतलब बॉटम वियर, हाँ हाँ। डेनिम फैब्रिक हो गया, ओके। या जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स हो गए, तो उस हिसाब से बेस्ट है। अंडरस्टूड। तो मेरे को सबसे पहले होलसेल में काम करना था शर्टिंग, और इंडिया का सबसे बड़ा शर्टिंग का अगर कोई मार्केट है तो वो अहमदाबाद है, गुजरात है। और एक चीज और बताना चाहूंगा कि गुजरात में बिजनेस करना अदर सिटीज में बिजनेस करने से इजी है। ओके। अदर स्टेट्स में ऐसा कहाँ आपको फील हुआ, क्योंकि आपने राजस्थान में भी काम किया है, अभी आप गुजरात बेस्ड हो, राइट। तो कहाँ आपको फील हुआ कि यार राजस्थान और गुजरात में कहाँ डिफरेंस है? आई होप कि हमारा एडमिनिस्ट्रेशन और ये सब सुन रहे होंगे आपकी बात। देखो आपको एक चीज बताता हूँ, आपको भी ये चीज पता है कि गुजरात की मिट्टी में व्यापार है, ये चीज आप मानते हैं? बिल्कुल मानता हूँ, यस। बड़े से बड़े जो बिजनेसमैन हुए हैं, वो आज हुए नहीं, अभी भी हैं, अभी जो भी है। राइट नाउ द पीपल हु आर रूलिंग आर बिलोंगिंग फ्रॉम, बेसिकली बिलोंगिंग फ्रॉम गुजरात ओनली, यस। देखो जमीन तो मेरी आज भी राजस्थान है, मिट्टी मेरी राजस्थानी है, राजस्थान में भी हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, यस। पर जो नींव है जिसमें बिजनेस को अगर मेरे को बड़े लेवल पे ले जाना है, तो वो गुजरात में इसके लिए इजी है, क्योंकि देखो राजस्थान में सोर्सिंग नहीं है। अंडरस्टूड। में जो ऐसा नहीं है कि यहाँ चीजें नहीं है, नहीं हो रही, पर दो तीन चीजें है भी है। हाँ, कि हाँ। भाई आज वहाँ का माइंडसेट है, वहाँ लोग 1,500 करोड़ वाले तो बहुत भरे पड़े, 1,500 करोड़ का बिजनेस करने वाले लोग बहुत भरे पड़े। मैं अभी रिसेंटली एक मेरे फ्रेंड हैं जो बिल्डिंग का काम है उनका, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर में है, तो वो यही बता रहे थे कि यार गुजरात में इट इज़ ईजी टू स्टार्ट द बिजनेस, क्योंकि वहाँ पे कंप्लाइंस बहुत ईजी है। अगर आपने सोचा है, आज अगर कोई भी 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो वो आदमी ये नहीं चाहेगा कि यार 7 दिन 10 दिन या 1 महीना 2 महीने के लिए मेरी फाइल सिर्फ मिनिस्ट्री में या कहीं पे अटकी हुई है। और ये चीज़ उन्होंने भी कंपैरिजन बताया मुझे कि यार गुजरात में अगर बंदा 100 करोड़ रुपए, क्योंकि 100 करोड़ इज अ बिग अमाउंट, राइट, आप उसका इंटरेस्ट भी देखोगे तो बहुत बड़ा बनता है, राइट। तो अगर आप 1 महीना भी डिले कर रहे हो तो आदमी को दुखता है, बिल्कुल दिखता है। तो वो चीज गुजरात में कंपैरेटिवली इजी है कि यार अगर बंदा 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो हो सकता है कि उसकी 7 दिन 10 दिन 15 दिन बाद या जो भी टाइम है कंपैरेटिवली कम टाइम में वो ऑपरेशनल हो जाएगा। ये गुजरात में डिफरेंस है, गुजरात और राजस्थान में, ये उनके हिसाब से था। तो आपको भी ये कहीं ना कहीं फील हुआ होगा? 100% फील हुआ। और चीजें गुजरात में कैसा, जैसे अपना राजस्थान है, जैसे भीलवाड़ा है, तो भीलवाड़ा रॉ मटेरियल के लिए, मैं रॉ मटेरियल नहीं बनाता हूँ, मैं गारमेंट बनाता हूँ। गारमेंट की जो सोर्सिंग है वो अहमदाबाद से इजीली होती है, वहाँ लेबर इजीली मिल जाती है। अगर मेरे को भीलवाड़ा में लेबर चाहिए तो वो नहीं मिल पाएगी। आज मुझे कुछ छोटी छोटी चीजें चाहिए तो वो गुजरात में इजीली, अहमदाबाद में इजीली अवेलेबल होगी। ओके, एक ही जगह पे बहुत सारी चीजें, सब चीजें इजीली चूज किया। अब गुजरात जाने के बाद भी बहुत सारी समस्या है। ओके, समस्या क्या है मैं बताता हूँ। मैं नया आदमी, मेरे को मार्केट में क्रेडिट में माल लेना है, मुझे फर्स्ट टाइम इतना मेरी आंखों से आंसू आ गया, क्योंकि देखो मैंने व्यापार चालू किया नीति से। आज भी मैं नीति पे ट्रस्ट करता हूँ, एथिक्स के साथ व्यापार कर रहा हूँ, हमेशा जिंदगी भर एथिक्स के साथ चलूंगा। कौन बोलता है कि एथिक्स के साथ व्यापार को बड़ा नहीं किया जा सकता है? ये बहुत बड़ा चैलेंज है, मैं अभी भी मानता हूँ कि इट इज एक्चुअली नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि अगर आप कंप्लीटली एथिकल हो, राइट, और बिजनेस कर पा रहे हो जैसा आप बता रहे हो, जी जी, तो बहुत मुश्किल है, एक्चुअली बहुत मुश्किल है जो आप बता रहे हो। यस, एथिकली व्यापार करना है, एथिक्स के साथ मेहनत करनी है, रात दिन एक करने हैं। मैं बोल रहा हूँ आज भी मैं 24 घंटे में आप मानेंगे 16 घंटे वर्क करता हूँ, 16 घंटे, क्योंकि मुझे पता है कि अब मैं जो स्टेज पे आ गया हूँ, मुझे थोड़ा सा इसको और ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। मेरी एट प्रेजेंट 30 की एज, मेरी इच्छा है मैं 33 तक अपने आप को झोंक लूँ, उसके बाद भी करूँगा, पर फिर फैमिली टाइम चीजें और कहीं ना कहीं थोड़ा एज, कम करूँगा। कहीं ना कहीं ये भी होता है शीतल की एज भी बहुत बड़ा फैक्टर काम करती है यार। जो एनर्जी आज हम डाल पाएंगे, जरूरी नहीं है कि आज से 5 साल बाद हम उतनी ही एनर्जी डाल पाए। और उसके बाद अपनी फैमिली भी है, अपनी चीजें भी है, उनको भी अपने को एंजॉय करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। और दूसरी चीज, जब एक आदमी बड़े लेवल पे चला जाता है तो उसके बाद उसका बिजनेस ऑटो पायलट मोड पे चला जाता है, और उस पर मेरा फुल फोकस है कि मैं मेरे व्यापार को पूरे ऑटो पायलट मोड पे ले जाके छोड़ूँ, कि मैं कुछ भी नहीं करूँ, नीचे पूरी टीम करे, और उस पर हम काफ़ी अच्छे तरीके से काम भी कर रहे हैं। तो शुरुआत वहाँ से हुई, बहुत सारे फेज आए, लोगों ने कोऑपरेट नहीं किया। अब मुझे पता था कि शीतल तेरी कहानी तो तुझे ही लिखनी है, और हर एक बंदे को बोलूँगा अपनी कहानी लिखने के लिए अपने को ही आगे आना पड़ेगा।
कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा। अगर आप लोग सोच लोगे कि मुझे ये करना है तो आप ही कर सकते हो। और बहुत सारी लाइफ में मेरे साथ चीज़ें हुई, मैंने आज जो जो चीज़ें फॉलो कर रहा हूँ उससे मुझे बहुत सारी एनर्जी भी आती है। आज मैं बहुत सारी चीज़ें करता हूँ, मेरा जो डेली रूटीन है वो सारी चीज़ें करता हूँ, मैं आपको आगे बताऊँगा। पर सबसे पहले जब अहमदाबाद में गए तो लोगों ने मेरे को वहाँ पर क्रेडिट में माल देना प्रीफर नहीं किया कि यार आप नए आदमी हो, हम आपको क्रेडिट नहीं दे पाएंगे। ओके। तो फिर वो चैलेंजेस आ गए कि यार अब इस बिजनेस को बड़ा कैसे बनाए, तो जो पूंजी है उससे ही व्यापार करना। ओके। तो फिर मैं गया कि नहीं यार अब वापस रिस्क लेनी पड़ेगी, अब अपने को बिजनेस में लोन लेना पड़ेगा। देखो लोन लेना 100% मैं मानता हूँ, अगर आपका विजन है तो लोन लेना हेल्दी, 100% हेल्दी लोन लेना चाहिए व्यापार के। ये बहुत ही एक्चुअली बहुत ही बड़ी बात बताई आपने अभी, क्योंकि बहुत सारे लोग डरते हैं। अगेन यहाँ पे भी रिस्क है कि यार मैं लोन तो ले लूँगा, फिर अगर जो मैं एक्सपेक्टेशन है मेरी कि यार आज आपने भी सोचा होगा कि यार मैं इतना लोन ले लूँगा, हर आदमी सोचता है कि यार मैं लोन लेने के बाद मैं इतना पैसा यहाँ से ले आऊँगा, इधर लगा दूंगा, यहाँ से पैसा आएगा, लोन चुका दूंगा। दिस इज बेसिक मैकेनिज्म। राइट। बट इसके बीच में आता है फियर ऑफ नॉट वर्किंग आउट, कि भाई अगर ये नहीं हुआ तो, क्योंकि ये रिस्क तो है ही है। एक तो खुद का पैसा होता है तो आदमी को लगता है कि यार डूब भी जाएगा तो ठीक है, चलो कोई बात नहीं, कोई मेरे घर के बाहर तो नहीं आ जाएगा पैसा मांगने के लिए। राइट बात। बट अगर लोन लेके बिजनेस करना है तो ये कितना आप मानते हो कि यार नहीं, उस टाइम पे ऑब्वियसली एक माइंडसेट चाहिए कि यार नहीं यार, और एक कॉन्फिडेंस चाहिए अपने बिजनेस के ऊपर, अपने आइडिया के ऊपर कि नहीं ये वर्कआउट करेगा ही करेगा। तो उसमें लोन का कितना बड़ा रोल है कि यार नहीं यार कर ले पाएंगे, कर लेंगे यार, हो जाएगा। सबसे पहले अपनी नींव मजबूत करो, अपनी जड़ें मजबूत करो, उसके बाद फिर लोन फैक्टर में जाओ कि यार अब लोन लेना चाहिए। क्योंकि देखो नींव मजबूत होगी, मतलब कैलकुलेटिव रिस्क लेनी चाहिए। बिल्कुल कैलकुलेटिव, नींव मजबूत होगी तभी तो पेड़ खड़ा रहेगा ना। नींव ही वीक हुई तो थोड़ी पेड़ सर्वाइव कर पाएगा, कर ही नहीं पाएगा। तो कैलकुलेटिव लोन लेने का, सोच समझ के लेने का कि यार इतना लोन मैं लूंगा, इतना मुझे पता है मैं मेरी ईएमआई चुका दूंगा, इंटरेस्ट चुका दूंगा। फिर मैंने बिजनेस में लोन लिया, फिर धीरे 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 इसको ग्रो करता गया। सब जगह से कैश में माल परचेज किया, मतलब आरटीजीएस में ही माल परचेज किया कि पहले पैसा दूंगा फिर आप माल भेजना, क्योंकि कोई भी नए आदमी पे ट्रस्ट नहीं करेगा। नए आदमी पे ट्रस्ट, वो उनकी जगह सही, मैं मेरी जगह सही, पर मुझे तो हर्ट होगा ना यार। मैं मतलब लिटरली आंखों से आंसू ही नहीं आए, समझ इतना वो हुआ, मैं टूट गया। मैं रोके, मैंने एक फ्रेंड को फोन भी किया। मैं यही सवाल पूछने वाला था एक्चुअली कि लाइफ में इस जर्नी में, अभी तो मुझे पता है कि यू आर वेरी मच वेल एस्टेब्लिश्ड, लेकिन लाइफ में उस टाइम पे कभी ऐसी सिचुएशन आई कि आपको लगा कि यार रात में सोते वक्त, या फिर कभी ऐसे ही बैठे हैं फैमिली के साथ और लगा कि यार छोड़ो यार मैं जहाँ था वहीं चला जाऊँ, या जो मैं कर रहा हूँ वहीं रुक जाऊँ, कुछ रेस्ट ले लूँ, थोड़ा ब्रेक ले लूँ, ऐसी कभी सिचुएशन आई, कभी ऐसा कोई मोमेंट आया आपके साथ? मेरी जिंदगी में न तो आज आया है न आज आएगा कभी। मैं हमेशा पॉजिटिव ही सोचता हूँ, नेगेटिव मेरी लाइफ में कुछ है ही नहीं। मैंने जो सोच लिया, मुझे पता है मेरे को ये करना है, करना है, करना है, कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखने का। ओके। रास्ता निकालने का कि भाई किस प्रकार से आप, ये काम नहीं हो रहा तो इस तरीके से करो, ये नहीं हो रहा हो तो ये करो, ये नहीं हो रहा हो तो ये करो। आज मेरा कंपनी में यही काम है कि मुझे सबको साथ लेके चलना, सब टीम को साथ लेके चलना और सबके साथ रहना और सबको आगे बढ़ाना। मोटिव ये है ही है। तो उस टाइम जब लोगों ने मना कर दिया तो बहुत सारी चीजें हुई, फ्रस्ट्रेटिंग, पर मैंने सोचा अपने को करना है, अपन कर लेंगे। व्यापार को ग्रो करते गए, ग्रो करते गए, ग्रो करते गए, और आज की तारीख में अहमदाबाद में होलसेल में हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ओके, बहुत अच्छा काम, अंडरस्टूड, नेक्स्ट लेवल काम कर रहे हैं। ओके, मैं आपको वापस से लेना चाहूँगा आपका जो ब्रांड है एमबीए कपड़े वाला। राइट। तो जब ठीक है आपने बताया कि आपने एमबीए कपड़े वाला है एमबीए चाय वाले से कॉपी किया क्योंकि आपको उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी पसंद आई। राइट। बट अगेन चाय और कपड़ा एक दोनों बहुत ही अलग अलग सेगमेंट है, ठीक है। तो जब अपने ब्रांड बना दिया कि ठीक है एमबीए कपड़े वाला हम ब्रांड रखेंगे और ये, तो उस ब्रांड को लोगों तक पहुंचाने की आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेटजी क्या रही? मतलब एमबीए कपड़े वाला ऐसे ही एमबीए कपड़े वाला नहीं बना, उसके पहले भी बहुत सारे मैंने संघर्ष किए अलग अलग नाम से, पर वो सक्सेस ही नहीं हुआ। ये जैसे कुछ मैं बताता हूँ।
शुरू में फ्रेंड्स कलेक्शन रिटेल चला, वो तो था ही, हाँ। तो मैंने बार चालू किए, मैंने खुद के स्टोर चालू किए, मैंने भिलवाड़ा चालू किया। अच्छा। तो क्या होता है कि चीज़ें इजीली नहीं ऑपरेट होती। मैंने खुद के भिलवाड़ा चालू किया, देन मैंने निम्बाड़ा चालू किया, देन मैंने कपासन चालू किया, ओके। देन मैंने बेगू चालू ये सारी चित्तौड़ के आसपास चित्तौड़ की के जगह आसपास की जगह, क्योंकि अपन वहां इजीली पहुंच सकते हैं। तो वहां चालू करने के बाद सारे स्टोर दिन ब दिन बंद होते हैं। ओके। क्या रीजन रहा उसके? रीजन बहुत सारे रहे, क्योंकि एक तो मेरा स्टोर है तो बहुत सारी चीजें, ये गारमेंट इंडस्ट्री में चोरी बहुत होती है एक तो। ओके। आप जो भी स्टाफ रखते हैं तो डेडिकेशन से लोग काम नहीं मेरे ख्याल से ये तो कॉमन प्रॉब्लम है हर सेक्टर का। 100%। ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी है ना इस इंडस्ट्री कि ट्रस्टेबल लोग बहुत कम मिलते हैं। ओके। तो वो डे बाई डे प्रॉफिट होवे 30,000 का, नुकसान हो जावे 60,000। तो मैंने इस चीजों को सीखा, फिर जाके ये MBA कपड़े वाला लॉन्च किया, क्योंकि मुझे पता है कि सारे जो इस कंपनी के मतलब जो स्टोर में लू पॉइंट्स होते हैं वो सब मैंने सबसे पहले मेरे ऊपर अप्लाई किया कि मैं किसी भी फ्रेंचाइजी का पैसा लगवाऊं, सबसे पहले मैं मेरे स्टोर तो चालू करूं। सही बात। 4-5 स्टोर चालू किए, नहीं चले, फेल हो गए। पर मैंने जब होलसेल में आया तब मेरी ग्रिप अच्छे से बन गई, अहमदाबाद में अच्छे से। अभी मैं बोल रहा हूँ MBA कपड़े वाला को 1 साल, अभी हम बहुत बल्क प्रोडक्शन करते हैं। ओके। तो क्या हुआ, मैंने बोला था आपको पहले भी कि वॉल्यूम अगर आपका बढ़ गया तो आप मार्केट में सर्वाइव कर लोगे। अंडरस्टूड। हमने प्लानिंग की कि हमारे वॉल्यूम को हमको बढ़ाना है, हमने वॉल्यूम को बढ़ाया। फिर धीरे धीरे फर्स्ट फ्रेंचाइजी मैंने चालू करी नीमच के अंदर, जो अपना MP में पड़ता है, चित्तौड़ से 60 किलोमीटर। हिमांशु, हमारी फ्रेंचाइजी में आज की तारीख में हमने यूपी, राजस्थान, महाराष्ट्र और 1-2 स्टेट और है, छत्तीसगढ़। ओके। मेरे को नाम याद नहीं आ रहा क्योंकि बहुत सारे स्टेट में हम पहुंच चुके हैं। वहां पर लिटरली बोल रहा हूँ, आप MBA कपड़े वाले के पेज खोलना, कोई भी, जैसे लखनऊ खोलना। ओके। इंस्टाग्राम पे हमारे सबके अलग अलग अराउंड हमारी सब मिला के समथिंग 2 करोड़ लोग पूरे इंडिया में MBA कपड़े वाला को जानते हैं आज की तारीख। ओके। सोशल मीडिया मतलब ये कहना गलत नहीं होगा कि सोशल मीडिया की एक स्ट्रेटेजी रही MBA कपड़े वाला जो ब्रांड है वो लोगों तक पहुंचाने में। 100%। तो यू ऑल्सो बिलीव कि सोशल मीडिया प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल आज की तारीख में बिजनेस को लोगों तक पहुंचाने के लिए? क्योंकि मुझे ऐसा भी लगता है कि आपके फील्ड में जहाँ पे आप होलसेल भी कर रहे हो, एक पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ ऑडियंस ही है या सेगमेंट है लोगों का, वही सोशल मीडिया पे देख रहे हैं। बहुत सारे लोग होंगे जिनको आपको शायद कवर करना पड़ता होगा बट वो सोशल मीडिया पे नहीं। तो वो कैसे करते हैं, मैनेज कैसे करते हैं सोशल मीडिया को, या कैसे क्या करते हैं? व्यापार को अगर बड़ा करना है, व्यापार में अगर सक्सेस होना है, तो आज मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। बड़ी बड़ी ब्रांड सही इंडस्ट्री में, मोबाइल इंडस्ट्री में नोकिया आया, मोटरोला आया, उन्होंने समय के साथ परिवर्तन नहीं किया। आपको भी पता है वो मार्केट से अभी गायब हो चुके हैं, ऑलमोस्ट गायब हो चुके हैं। अब एप्पल आ गया, सैमसंग अच्छा कर रहा है। तो मैंने हमेशा इम्प्लीमेंट किए बिजनेस में कि यार नेक्स्ट क्या, मतलब आपको इम्प्लीमेंट तो करने ही पड़ेंगे, क्योंकि ऑडियंस का थॉट हमेशा चेंज होता है। हर आदमी को रोज नया चाहिए, हम 15 दिन में हमारे डिजाइन चेंज करते हैं, हर चीज करते हैं। सोशल मीडिया से व्यापार चलेगा। अब जमाना चेंज हो गया है। अब हर वो जो अपने फादर मदर की जो पीढ़ी थी, वो लास्ट जनरेशन रही जो सोशल मीडिया नहीं चलाती। नहीं, मेरे हिसाब से तो वो भी नहीं है। आज मेरे पापा मम्मी बहुत अच्छे से सोशल मीडिया चलाते हैं और कुछ चीज़ें तो वो मेरे से पूछते हैं। अभी रिसेंटली मैं आपको बताऊंगा कि मैंने मेरे पापा को ChatGPT चलाना सिखाया। ओके। तो वो मेरे जितने भी रिलेटिव्स हैं उनके सामने जाके वो फ्लॉन्ट कर रहे हैं कि भाई ये देखो ये ChatGPT। और उन्होंने सबसे पहले क्वेश्चन ही यही पूछा कि क्या कहते हैं, कुंडली कैसे मिलाई जाए और ये सब कैसे किया जाए। तो टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रहे हैं आजकल, मेरे ख्याल से अपने पेरेंट्स भी इसमें आ चुके हैं। मेरे फादर भी करते हैं, मेरे मदर नहीं चलाते हैं। Okay. मेरी मदर, मेरे को लगता है कि मतलब वो इंस्टाग्राम बिना वाली मम्मी, ये लास्ट जनरेशन में ही ऐसा सोचता हूँ। हाँ। क्योंकि अब तो हर एक आदमी इंस्टाग्राम, कोई बड़े बोर्ड होर्डिंग, आजकल वो सब चीजें खत्म हो गई है। हर एक आदमी की दुनिया अब मोबाइल बन चुका है।
ये तो फैक्ट है, ये तो बिल्कुल हर fact है। एक आदमी की दुनिया मोबाइल बन चुका है। आपने भी अभी मैंने आपकी एक रील देखी थी, आपने एक रामा सुपरमार्केट के सामने वो जो पूरा कचरा हो रहा था वहाँ पे एक रील डाली, तो मुझे पता वो बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, लिटरली बहुत अच्छा काम कर रहे हो। नहीं यार, छोटा मोटा कर पाते, बट मुझे अभी भी ऐसा लगता है ये मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आप पहले खुद कुछ बड़ा बन जाओ, तब आप शायद आज, जैसे कि आपने कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रखा है, राइट, मत अंदाजन। अराउंड डायरेक्ट इनडायरेक्टली आप मान के चलो कि 2000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रखा, 2000 लोग। 2000 लोगों को, मेरे जब दिमाग में मैं सोच भी रहा था तो मेरे दिमाग में 1000 ही आ रहा था, बट 2000 लोगों को आपने एम्प्लॉयमेंट दे रखा है। मतलब कि इससे बड़ी सेवा क्या हो सकती है कि आपने एक ऐसा इंस्टीट्यूशन, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन खड़ी कर दी है जो 2000 लोगों का घर चला रही है। राइट बात है। ठीक है, अब आप ये समझिए कि 2000 लोगों को तो आपने एम्प्लॉयमेंट दे रखा है, अब उन 2000 लोगों पे कितने लोग डिपेंडेंट होंगे, 100%। उनके बच्चे जो एजुकेशन ले पा रहे हैं शायद वो। इससे बड़ी देश सेवा भी क्या हो सकती है कि आपने इतने लोगों को, हम सिर्फ कंप्लेन करते हैं कि यार हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट नहीं है, सड़कें खराब है, ये है वो है, ये सब करना एक जगह ठीक है, क्रिटिसाइज करना, लेकिन कुछ प्रोडक्टिव करना और देश के इतने लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाना, इससे बड़ा काम मैं नहीं मानता हूँ कि कुछ हो सकता है। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि आज जैसे सपोज चाइना है, चाइना में 3 से 4 बार चाइना गया हूँ हिमांशु, 4 बार चाइना मैंने विजिट किया है। चाइना के लोगों के जो थॉट्स हैं, चाइना वाले जो काम करते हैं, जो नेक्स्ट लेवल उनका विज़न है, सबसे बड़ी चीज़ है कि देखो आज अपने देश को अगर आगे आना है तो देश को आगे आने के लिए कोई भी पॉलिटिशियन या कोई भी आदमी, मैं बोल रहा हूँ कि नीचे पब्लिक को आगे आना पड़ेगा। जैसे आपने आपसे मैं रिलेट कर रहा हूँ उस चीज़ को कि जैसे आपने वो कचरे हटाने के लिए रील डाली, कचरा हट भी गया, अपने यहाँ के एमएलए जो चंद्रभान जी हैं उन्होंने कचरा हटा भी दिया, आपने उनका थैंक भी बोला। हाँ। अगले दिन वापस वहाँ पे कचरा आ गया और अभी भी है। तो आपने क्या बोला कि पब्लिक को अवेयर होना चाहिए। पॉलिटिशियन कितना करेगा, कोई भी पॉलिटिशियन कितना करेगा, अगर पब्लिक अवेयर नहीं होगी तो कुछ भी नहीं हो सकता है, देश का भला नहीं हो सकता है। चाइना क्यों आगे, क्योंकि वहाँ की पब्लिक सीरियस है काम को लेके, वहाँ का आदमी काम 24 घंटे उनके दिमाग में एक ही चलता है कि हम हमारी कंट्री के लिए क्या कर सकते हैं। तो एम्प्लॉयमेंट, मैं बोल रहा हूँ, मैं आज की तारीख में 5000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए तैयार हूं, पर वैसे लोग तो होने चाहिए ना, वैसे लोग मिलने चाहिए। हमारी कंपनी में रोज हायरिंग चालू है, डेली हम 10 लोग हायर करते। लोग बोलो आप ये 100 पे भी जाएंगे, 1000 पे भी जाएंगे, रोज हायरिंग चालू है। मैं बिल्कुल इसी चीज पे आने वाला था कि आज की तारीख में हर बिजनेस में एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जी, कि आप अपनी मैन पावर, ह्यूमन रिसोर्स को कैसे मैनेज करते हैं। क्योंकि आज हायरिंग करी, आज किसी को लिया आपने, महीने भर तक उसको सिखाया, 2 महीने तक उसको सिखाया और वो छोड़ के चला जाता है। ये मैं जो अभी बिजनेस कर रहा हूँ उसमें भी फील करता हूँ, और बहुत सारे मेरे जो फ्रेंड्स हैं, बहुत सारे जो मैं देखता हूँ, ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है कि आप उनको मोटिवेट भी रखो और उनको एफिशिएंटली काम भी करने दो। तो ये कैसे पॉसिबल होता है, क्योंकि आपने बताया 2000 लोग हैं और ऑब्वियसली उनको आप अकेले मैनेज नहीं कर सकते। राइट। तो इसको आप कैसे मैनेज करते हैं, क्या स्ट्रेटजी लगाते हैं? देखो मैं हमेशा 2 चीजें मानता हूँ कि व्यापार भी अच्छा है और जॉब भी अच्छी है। अंडरस्टूड। जरूरी नहीं है कि आप व्यापार में ही बहुत कुछ उखाड़ लोगे, आप जॉब में भी बहुत कुछ कर सकते हो। आज हमारे इधर भी हम जो मैनेज करते हैं तो हम आज उनको इंसेंटिव देते हैं, आज उनको परिवार के जैसे माहौल देते हैं, उनको परिवार के जैसे ट्रीट करते हैं, तो लोग हमसे जुड़े रहते हैं। और मैं हमेशा, मेरा यही विजन है कि कंपनी ग्रो करेगी तो आप लोग ग्रो करोगे। आप लोग अगर कंपनी के लिए अच्छा सोचोगे, मैं प्रकृति का बहुत बड़ा बिलीवर हूँ, आप जैसा दोगे, वो बोलते हैं ना, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। तो जैसा आप डालोगे वैसे ही तो आपको मिलेगा ना। तो मैं ये सोचता हूँ कि आप कहीं पे भी जॉब कर रहे हो, मैं देखो एम्प्लॉय के लिए भी बोलना चाहूँगा कि आप कहीं पर भी अगर जॉब कर रहे हो, आप इस विचार से जॉब करो कि ये कंपनी मेरी है, मेरे को इसको आगे बढ़ाना है। कल को आप एंटरप्रेन्योर बनते हो तो आपका एटीट्यूड और आपका काम करने का तरीका कैसा होना चाहिए, वो आप जॉब में भी इम्प्लीमेंट। मैं मेरी बताता हूँ, मैं अगर कहीं पर भी नौकरी करता तो मैं, मेरा जो भी सेट होता उसके लिए यही सोचता कि यार ये बढ़ेगा तो मैं आगे बढ़ूंगा। एग्जैक्टली यही होना चाहिए। मैं कहीं भी जॉब करता तो मैं यही सोचता कि यार मेरा सेट आगे बढ़ेगा तो मैं बढ़ पाऊंगा ना यार।
आज अगर मैं ये सोच लूंगा नहीं यार, हाँ खुद का बिजनेस करना चाहिए, सब चीजें हैं, पर हर आदमी हर चीज में सक्सेस नहीं हो पाता। ऑब्वियसली यस। सब चीजें कैलकुलेटिव चलती है, सब चीजें होती है। आप जॉब में भी बहुत बड़ा कर सकते हो। आज आपने देखा होगा कि जो फेसबुक के या गूगल के सीईओ है, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है, उनकी सैलरी मेरे हिसाब से किसी की 25 करोड़ है, किसी की 50 करोड़ बिल्कुल है, है। किसी की 100 करोड़ है, किसी की 200 करोड़ है, मंथली सैलरी बता रहा हूँ ना आप। हाँ तो बिल्कुल वो लोग जॉब में भी अच्छा कर सकते हैं, पर आपका इंटेंशन अच्छा होना चाहिए, आपकी सोच अच्छी होनी चाहिए। आपकी सोच ये होनी चाहिए कि मैं जिस कंपनी के लिए काम कर रहा हूँ, मैंने एक अपने बहुत इंडियन इंडस्ट्री के बहुत बड़े डायरेक्टर है, रोहित सर, आप जानते होंगे। हाँ, उन्होंने वो अजय देवगन के साथ बहुत सारा काम किया। रोहित शेट्टी। रोहित शेट्टी, राइट। उन्होंने एक चीज बोली थी कि आप अगर कोई भी काम कर रहे हो, तो आप अगर 1,000 रुपए का काम कर रहे हो ना, अगर 1,000 रुपए की सैलरी ले रहे हो, तो 10,000 का डिलीवर करो, तो ऐसा 10,000 का डिलीवर करना चाहिए, तब जाके आप ग्रो करोगे। उसकी जिंदगी में वो चीज हुई होगी तो बोल रहा होगा ना। यस। आज इतने बड़े इंडस्ट्री के वो डायरेक्टर है, उन्होंने बोला देखो मैं बोल रहा हूँ, आप आपके पास जैसा सर्कल है वैसे आप ग्रो करोगे। आपका सर्कल ही अगर अच्छा नहीं है, आपके सर्कल के अंदर लोग नेगेटिव है या उनको लाइफ में हमेशा नेगेटिव बात करनी, तो आप कभी भी ग्रो नहीं कर पाओगे। आज बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार, आज जैसे रिलायंस की बात करता हूँ मैं, मतलब बहुत प्रैक्टिकल चीजें बता रहा हूँ। तो रिलायंस के फाउंडर धीरू भाई थे, तो धीरू भाई स्टारबक्स में कॉफी पीने जाते थे, जितना मुझे याद है। ओके। या स्टारबक्स होगा या कोई भी ब्रांड होगा, बड़ा ब्रांड है। वो जॉब करते थे, शायद उनकी सैलरी कुछ 500-1,000 रुपए थी, तो वो उस टाइम 200 रुपए किसी भी चाय पीने जाते थे, वो शायद ताज होटल की जो भी, मुझे एक्चुअल याद नहीं, पर मैं बता रहा हूँ। तो वो क्यों जाते थे? वो ये बोलते थे कि यार बड़े बड़े लोग बातें क्या करते हैं, ये जानने के लिए कि भाई यार ये क्या करते। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जितने भी लोग हैं, उनके अंदर जो इन्वायरमेंट है, आज मैं कह रहा हूँ, आप किसी भी आदमी के साथ रहोगे, जैसे कोई आदमी कुछ भी नशा करता है, उस आदमी के साथ रहोगे तो आप क्या सीखोगे? नशा करना सीखोगे, ऑब्वियस सीखोगे। आज कॉलेजेस में और ये जो चीजें हो रही है, ये इसकी वजह से हो रही है क्योंकि आपका जैसे सर्कल है वैसा आप ग्रो करो। आज आप बिजनेसमैन के साथ रह रहे हो, मैं बोल रहा हूँ 100% आप बिजनेसमैन बनोगे। आज 5 बिजनेसमैन के साथ रह रहे हो, आप ऑटोमेटिकली बिजनेसमैन बन जाओगे, उसी तरीके से ग्रो होगा 100%। तो आपका ऑरा किन लोगों के साथ में है, वो बहुत बड़े इंपॉर्टेंस रखता है आपकी ग्रोइंग में। ऑब्वियसली मैंने जो चीजें ऑब्जर्व करी मैं बता रहा हूँ। बिल्कुल। तो चलो, ये तो अच्छी बात है कि धीरूभाई अंबानी को 5 स्टार होटल में जाना पड़ता था उस टाइम पे, कि बड़े लोगों का माइंडसेट जानने के लिए, और आज हमारे साथ खुद बड़े लोग बैठे हैं अपना माइंडसेट हमें शेयर करने के लिए। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि टेक्नोलॉजी के साथ इन पॉडकास्ट के जरिए हम लोग आप लोगों का जो अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, जो आगे बढ़ पाए, उनका क्या कहते हैं माइंडसेट जान पाए। अब मैं एक ऐसे सवाल करने वाला हूँ जो कि जनरली बिजनेस जो भी करते हैं वो बहुत बिजी रहते हैं, और आप भी जिस हिसाब से आप बता रहे हो कि 120-128 आपकी अभी फ्रेंचाइजीज हो चुकी है, और 60 का हमने टोकन ले लिया है, तो हमारा एमबीए बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। और मैं चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ, 100% हमारा बिजनेस प्रॉफिटेबल है, हम ग्रो कर रहे हैं, और हमारा कोई टेक्सटाइल तक ही सीमित नहीं है व्यापार। मेरा जो फ्यूचर विजन है, मुझे एक बड़ा 10,000 स्क्वायर फीट का, जो भी जितने भी मेरी फ्रेंचाइजी उनके साथ ही ज्वाइंट रहूंगा मैं। ओके। जैसे बहुत सारी फ्रेंचाइजी हमारी 3 लाख से भी चालू हुई थी। बिल्कुल, मैं उसी पे आने वाला था कि अगर आपकी फ्रेंचाइजी किसी को लेनी है जी, तो वो कैसे ले सकता है, और आपकी फ्रेंचाइजी लेने के क्या क्या पैरामीटर्स होने चाहिए। जैसे अगर मुझे लेनी है या किसी को भी लेनी है, तो उसके पास क्या क्या होना चाहिए, इंक्लूडिंग पैसा, इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या कंडीशन है, आप थोड़ा सा वो बताइए। हमारा जो स्टार्टिंग फ्रेंचाइजी मॉडल है वो एरिया वाइज है। अगर जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, जैसे जिला चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। अब इस डिस्ट्रिक्ट में हमारा फ्रेंचाइजी मॉडल 25 लाख रुपए से नीचे नहीं। ओके, ठीक है। क्या रीजन है 25 लाख? क्योंकि उतना तो वो 25 लाख रुपए हमें, मतलब अगर मुझे लेना है तो आपको देने पड़ेंगे ऐसा? हाँ, उसमें हमारा क्या होता है कि आप 25 लाख रुपए हमको दोगे, हम आपको सामने 25 लाख रुपए का पूरा माल दे देंगे। ओके। ना हमारी कोई फ्रेंचाइजी फीस है, सिर्फ हमारा डिपॉजिट्स रहता है, वो सिटीज के हिसाब से
हम 1 लाख भी लेते, 2 लाख भी लेते, 5 लाख भी डिपॉजिट लेते और 10 लाख भी डिपॉजिट लेते। चित्तौड़ के हिसाब से अगर पर्सपेक्टिव चित्तौड़ में के बात करें तो प्रोस्पेक्टिव से अगर सोचे तो हमारा 5 लाख रुपए डिपॉजिट रहता है ओके, और 20 से 25 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट रहता है। अंडरस्टूड। जी। अब उसमें कैसा होता है कि एरिया के वाइज, अब चित्तौड़ का मैंने एग्जांपल दे दिया। अब जैसे आप छोटे सेंटर में चले गए कप्पासन थोड़ा छोटा सेंटर है, तो ठीक वहाँ है। हम 10 लाख रुपए में फ्रेंचाइजी और 2 लाख रुपए या 1 लाख रुपए डिपॉजिट में दे देंगे। ठीक है। उससे जो छोटे सेगमेंट में गए तो बदेसर एक एरिया है, तो वहाँ हम 5-6 लाख रुपए में भी उसको फ्रेंचाइजी दे देंगे। समझ में आ गया। तो ओके, एरिया वाइज अभी आपको बता देता हूँ, राजस्थान एमपी हमारा फुल बुक्ड है। अच्छा, अगर राजस्थान एमपी से कोई फ्रेंचाइजी लेना चाहे वहाँ हम बुक्ड है, ओके, वहाँ पर हम एक भी फ्रेंचाइजी नहीं तो दे पाए। कितना मतलब जयपुर में कितनी फ्रेंचाइजीज हैं अभी? जयपुर में अभी अराउंड हमारा एक स्टोर है। हम ये कोशिश करते हैं कि एक सिटी में एक ही? नहीं करेंगे, 3 भी करेंगे, 4 करेंगे, पर हम पहले हमारी फ्रेंचाइजी को ग्रो होने देते हैं ओके, कि भाई यार एक बार ये स्टेबल हो जाए, इनका अच्छे से प्रॉफिट निकल जाए, फिर हम उसके दूसरा बाद। प्लान करें ओके। कि भाई यार हाँ, क्योंकि यही मैं पूछने वाला था कि जब आप फ्रेंचाइजी वाले सिस्टम मॉडल में जाते हैं तो हियर इट कम्स अ बिग रेस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको आपकी जिसने आप पे ट्रस्ट किया है Right. उनको भी प्रॉफिट में लेकर के आना है। 100%। तो हाउ बर्डनाइज यू फील योरसेल्फ कि यार मेरे पास बहुत ज्यादा बर्डन ऑब्वियसली आता होगा कि यार आज किसी ने 25-30 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है तो ऑब्वियसली उसने भी एक सोच, एक ड्रीम लेके किया है कि यार मैं भी एमबीए कपड़े वाले का बिजनेस करूंगा और बहुत पैसा कमाऊंगा, अच्छा बिजनेस करूंगा। तो उनको प्रॉफिट में लाना भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो उसको आप कैसे मैनेज करते हैं? और अगर जो किसी ने फ्रेंचाइजी ले ली, ठीक है, उसके साथ आप कैसे कोऑर्डिनेशन बिठा के रखते हैं और उसको कैसे आप सपोर्ट करते हैं बनने के बाद भी? आज हमारी भैया 128 फ्रेंचाइजी है हम्म, राजस्थान में, जयपुर, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, जो नाम लो आप, बाड़मेर, एवरीथिंग, मतलब हर जगह हम। ठीक है। एमपी में भी आप इंदौर, भोपाल, उज्जैन, जो भी बड़े बड़े नाम ठीक हर है। जगह है। यूपी में भी आप लखनऊ और बहुत सारी जगह है, अयोध्या हो गया, बहुत सारी जगह। ओके, हाँ, मुझे नाम याद नहीं आ रहे क्योंकि 128 के नाम 128 लेना, ऑब्वियसली यस। नीमच हो गया, मंदसौर हो गया, फिर इधर जाओ जावरा, रतलाम, इधर बेल्ट पकड़ लो आप तो ऐसे चलोगे तो भीलवाड़ा हो गया, इंदौर हो गया, सब जगह है। पर हम हमारे फ्रेंचाइजी को अपना परिवार मानते हैं, हम बिल्कुल सपोर्ट में रहते हैं, उनको जो भी समस्याएं आती है पूरा रिलेट करते हैं। आप समझो हम जयपुर जैसी सिटी में 5 फ्रेंचाइजी खोलेंगे आने वाले टाइम में, पर कब खोलेंगे? जब पहली फ्रेंचाइजी हमारी जड़ें जमा लेगी, उसके बाद हम मौका किसको देंगे? जयपुर वाले को ही देंगे कि यार भैया, क्योंकि ग्रेटिट्यूड रखना बहुत ज़रूरी है कि आपके साथ जो पहले से जुड़े हुए वो हमेशा से जुड़े रहने चाहिए। अब मेरा जो मॉडल है, मैं कपड़े से तक ही सीमित नहीं रहना चाहता हूँ। मैं 10,000 स्क्वायर फीट का एक मॉल बनूंगा, उसमें हम इलेक्ट्रिक भी आएंगे, हम बहुत सारी चीज़ें लाने वाले हैं। हम मोबाइल सेक्टर में भी आएंगे, हम गिफ्ट सेक्टर में भी आएंगे, और हम हमारी फ्रेंचाइजी को ही पहले अपॉर्चुनिटी देंगे, उसी को बड़ा बनाएंगे। ओके, तो ये बात सिर्फ कपड़ों तक ही नहीं, अगर हम आपकी फ्रेंचाइजी से जुड़ते हैं जी। तो फ्यूचर में जो भी शीतल जैन के थ्रू जो भी बिजनेस है। होगा उसमें भी हम उसके पार्टिसिपेट कर सकते हैं, हिस्सा बन सकते हैं, हमें 100% पहले अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ऐसा? इवन बहुत सारी चीजें, प्रॉपर्टीज, रियल एस्टेट में बहुत सारे काम करने वाले, Okay. धीरे धीरे ग्रो करके। और सबसे पहली प्रायोरिटी मेरी हमेशा से मेरा फ्रेंचाइजी लेने वाला रहेगा, क्योंकि जो आपकी उंगली पकड़े उसका आपको हाथ पकड़ना बहुत जरूरी है। अंडरस्टूड, 100%। बहुत बड़ी बात है। तो आप मतलब इतना कुछ अचीव कर चुके हैं, आप मैनिफेस्टेशन में बिलीव रखते हैं? कभी ऐसा सोचा था कि यार इस तरीके से मैं इतना बड़ा बनूंगा? आपने जैसा बताया कि आपने कभी अल्टो 800 का भी नहीं सोचा और अब आप डिफेंडर लेने का सोच रहे हैं, राइट। तो ये मैनिफेस्टेशन ही हुआ। 100% तो आप इसमें बिलीव रखते हैं? इसमें मैनिफेस्टेशन में मैं 100% बिलीव करता हूँ, पर मैनिफेस्टेशन जो वर्ड है वो 2023 में मेरे को सुनने में आया। ओके, क्योंकि पहले तो अपने यही सोचते हैं कि अपन जो सोचेंगे वो सोचेंगे, होगा। हाँ, हाँ, हाँ। भाई अपनी बेसिकली वही मैनिफेस्टेशन है। हाँ। देखो, अब हिंदी मीडियम का आदमी रहेगा तो वो यही सोचेगा। भाई अपन 2016 में मैंने ये सोचा, एम राज मॉल के अंदर मैंने शॉप ली और एम राज मॉल के जस्ट सामने एक प्लॉट है। ओके, प्लॉट बहुत बड़ा था, वो 60 बाई 80 का या ऐसा था। तो मैं उस टाइम सोचता था 2016 में कि यार मैं ऐसा करूंगा या मेरी घर की दुकान लूंगा, सोचता था खाली। ओके, मैं बोला ना, जैसे मैंने व्यापार चालू किया तो सोचा इम्प्लीमेंट कर दिया। हाँ, हाँ, हाँ। सोचा मैंने कि यार मेरे, और फाइनेंशियली भी नहीं स्ट्रॉन्ग साउंड नहीं थे, पर मैंने कहा सोच तो रखनी पड़ेगी। तो लोग बोलते हैं ना यार कि जितनी रजई हो आदमी को उतने ही पाँव फैलाने चाहिए। मैं कह रहा हूँ रजई से 2 गुना पाँव फैलाओ,
डबल पाव फैलाओ, आपकी ताकत हो जितने फैलाओ, क्योंकि कहावत उल्टी है, आप सोचोगे नहीं, आप करोगे नहीं तो होगा ही नहीं। अब वो पुरानी कहावतों का दौर रहा ही नहीं है। रजाई से बाहर पाव निकालो, सफलता मिलेगी। सोचा, प्लॉट के बारे में सोचा, विद इन 1 ईयर के अंदर मैंने वो प्लॉट परचेज कर लिया। तो अभी आपने अपना बिजनेस इतना मतलब फैला दिया है, आपने जैसा बताया 128 जगहों पे तो आपकी फ्रेंचाइजी है, आप खुद मैन्युफैक्चरिंग भी करना चालू कर दिया है और भी आपने 60 फ्रेंचाइजी के टोकन ले रखे हैं। हाउ डू यू मैनेज विथ वर्क एंड लाइफ, आई मीन अपनी फैमिली के साथ वर्क लाइफ बैलेंस आप कैसे बनाते हो? मैं डेली आज ऑफिस 2 बजे जाता हूँ, 2 बजे से लगाकर रात को मेरा 11-12 बज जाता है। ओके। क्योंकि अब धीरे धीरे मैंने इसको टाइम को कम किया है, भाई मैं 12 घंटे 10 घंटे ही काम करूँ। ओके। 2 बजे ऑफिस जाता हूँ, 2 बजे से 11-12 बजे तक रात को काम करता हूँ। सबसे पहली चीज़ मॉर्निंग में मैं उठता हूँ, सबसे जो जरूरी लाइफ में है, सबको भी बोलना चाहूँगा, लाइफ में सबसे बड़ा योगदान आपकी हेल्थ का है। कि आपका सबसे पहला जो सुख है वो आपकी निरोगी काया है। शास्त्रों में भी लिखा हुआ है और हर जगह लिखा हुआ है, हेल्थ है तो वेल्थ है। हमेशा हेल्थ को प्रेफरेंस देनी चाहिए। हजारों करोड़ कमा लोगे। आज राकेश झुनझुनवाले का आपने सुना था, उन्होंने 45,000 50,000 करोड़ की कंपनी बनाई। Yes. उन्होंने क्या बोला कि यार मैं सब जगह सक्सेस रहा, पर मैं मेरी लास्ट में मेरी हेल्थ से मैं हार। तो हेल्थ तो 100% आपकी अच्छी होगी। आप अच्छा खाओ, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। ओके। ग्रो भी वैसे ही करोगे जैसा खाओगे। तो हेल्थ के लिए आप क्या करते हो अपने पूरे स्केड्यूल में? हेल्थ के लिए मैं डेली कितना भी कुछ भी काम हो, मेरे को 1 घंटा मेरी हेल्थ के लिए निकालना है तो निकालना है। चाहे दुनिया क्या करते हो? जिम करते हो? वर्कआउट डेली जिम अच्छा। करता हूँ, घर पे इंस्ट्रूमेंट, जिम नहीं जा पाता हूँ तो घर पे इंस्ट्रूमेंट करता हूँ, कार्डियो करता हूँ। ओके। और बाकी जिम जाता हूँ। तो ये तो हो गया फिजिकल हेल्थ। मेंटल हेल्थ को आप स्टेबल रखने के लिए? मेंटल हेल्थ के लिए मैं सच बता रहा हूँ, आज जो मैं हिमांशु भैया मैं जो चीज़ बताने वाला हूँ ना, वो इतनी बड़ी चीज़ है, मैंने आज दिन तक वो चीज़ नहीं बताई। ओके। सीरियसली बोल, ब्रह्मास्त्र सुना है आपने? ओके। कि मेरी सक्सेस में जो मैं मेंटल हेल्थ की बात कर, हाँ। वो इतनी बड़ी बात है कि जो आदमी करने लग गया, जिस आदमी ने वो चीज़ चालू कर दी, मैं चैलेंज दे रहा हूँ उसको, उसी दिन से इतनी एनर्जी, इतनी चीज़ें होगी लाइफ में। हाँ परेशानी आएगी, बहुत सारी चीज़ें हैं, उसके कोर्सेज भी है, चीज़ें बहुत सारी है, उसको आप फील भी कर सकते हो। ओके। नरेंद्र मोदी जी है या बड़े बड़े पॉलिटिशियन है, वो सब लोग भी ये काम करते हैं। वो है मेडिटेशन। अगर आपकी लाइफ में, मैं कह रहा हूँ ज़्यादा टाइम मत निकालो, आप सिर्फ 10 मिनट मेडिटेशन की बहुत सारी टेक्निक्स है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं कोई गुरु हूँ मेडिटेशन का, पर मैं करता हूँ, मुझे वो चीज़ फील होती है। मेरे पास कोई विधि नहीं है कि मेडिटेशन कैसे होता है। आप यूट्यूब पे जाइए, बड़े बड़े जो जितने भी बड़े आज ओशो है या बहुत अलग अलग टाइप से मेडिटेशन सिखाया गया है, आप वो कीजिए। जिंदगी में अगर सक्सेस होना है, फर्स्ट काम मेडिटेशन से मॉर्निंग में चालू कीजिए। 100% आपकी लाइफ में जो बदलाव आएगा ना, आप सच में बोलेंगे कि यार क्या। हाँ पहले परेशानी होगी, क्योंकि कोई भी चीज़, आज मैं मेडिटेशन को कितना बड़ा मानता हूँ मैं बताता हूँ। जिंदगी में सबसे बड़ा साहस का अगर कोई काम है लाइफ में, तो वो है मेडिटेशन करना। इतना साहस का काम है। मैं इतनी इंपॉर्टेंस इसको इसके लिए दे रहा हूँ कि युद्ध लड़ना आसान है, मेडिटेशन करना हार्ड है। मेडिटेशन करना बहुत इजी भी है अगर आप प्रॉपर तरीके से करते हो तो, क्योंकि अगर आपको सफल होना है तो मैं कह रहा हूँ लाइफ में आपको ये चीज़ चालू करनी चाहिए। आप करते हैं नहीं करते हैं, मेरी एडवाइस अगर नहीं करते तो नहीं। शीतल, मैंने बहुत बार एक्चुअली, आप बता रहे हो ना, एक्चुअली डिफिकल्ट है ये, मैं बहुत रिलेट कर पा रहा हूँ। क्योंकि मैंने विपासना का जो 10 दिन का कोर्स होता है, जिसमें आपने सुना होगा विपासना के बारे में कि 10 दिन तक आप एक पर्टिकुलर जगह पे रहते हो। मैंने पुणे सेंटर में जाके विपासना किया था। वहाँ पर आप 10 दिन तक ना फ़ोन चला सकते हो, आपका डेली का जो ईटिंग हैबिट्स रहती है वो पूरा स्केड्यूल पूरा फिक्स रहता है। आप बाहर नहीं निकल सकते, फ़ोन यूज़ नहीं कर सकते, आप किसी से बात नहीं कर सकते। आप वहाँ पर यहाँ तक कि एक दूसरे से भी, वहाँ पर जितने भी लोग वहाँ पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं उनसे भी आप बात नहीं कर सकते। फॉर दैट मैटर इशारों में भी बात नहीं कर सकते। मैं वो भी करके आया, मुझे लगा था कि वहाँ से मेरा लाइफ चेंज हो जाएगी।
इट वॉज अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस, बट लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस नहीं बन पाया मेरे लिए क्योंकि मैं कंसिस्टेंट नहीं रह पाया। नेक्स्ट मैं जानना चाहूँगा कि आप किसी पूरी पूरी जर्नी में ऐसा कोई फनी इंसिडेंट हुआ है क्या जो आपको लगता है कि यार आज भी आप याद करते हो और आपको ऐसा लगता है कि यार इससे फनी कुछ नहीं हो सकता, ऐसा कुछ फनी इंसिडेंट आपकी बिजनेस जर्नी में, आपकी एंटरप्रेन्योर जर्नी में? फनी इंसिडेंस इतना जबरदस्त रहा ना, आप सुनोगे तो आप खुद हंसने लग जाओगे। मैं दिल्ली माल खरीदने के लिए जाता था, हाँ हाँ। तो फनी इंसिडेंस इतना खतरनाक रहा कि दिल्ली जाता था तो मैं क्या करता था, रूम नहीं लेता था ओके क्योंकि रूम के पैसे लगते थे। तो मैं वहाँ रेलवे स्टेशन पे सो जाता था। ओके। रेलवे स्टेशन पे सब फ्री। हम्म। और मॉर्निंग में कैसा होता था कि काम रहता था तो मॉर्निंग में नहाते नहीं थे। अच्छा। मैं ना, क्योंकि काम रहता सुबह 7 बजे मार्केट वहाँ खुल जाती है और 7 बजे थोड़ा रिजनेबल प्राइस में चीजें मिल जाती थी। ओके। मतलब मार्केट से 10-15 रुपए सस्ती मिल जाती थी। तो इस चक्कर में क्या हुआ कि मैंने एक बैग लटका रखा, शॉर्ट्स पहन रखा, और तो मैं एक स्टोर पे गया माल खरीदने के लिए। मेरे उस टाइम कैश थी मेरे पास 2 लाख रुपए। ओके। ठीक है ना। तो आप मानोगे मैं जो स्टोर पे गया ना, तो वहाँ का जो स्टोर मालिक था उसने मेरे को क्या बोला कि क्या यार आप लोग सुबह सुबह आ जाते हो यार, सुबह हुई अभी तो दुकान नहीं खोली और आप लोग आ गए। मतलब कि वो मुझे भिखारी समझ गए क्योंकि मेरा हुलिया ऐसा हो रहा, मैं नया नहीं, मेरे बाल बिखर रहे हैं। और एक्चुअली क्या केस रहता है ना, तो दिल्ली में थोड़ा अवेयरनेस रहनी चाहिए, तो ओके। उस हिसाब से भी मैं थोड़ा सा वैसा ही रहता था। अच्छा कि तो- ताकि अप टू डेट होके जाएंगे तो लोगों को पता लगेगा कि यार कहीं ना कहीं कैश हाँ, है। लूट मार हो जाती है ना। हाँ। दिल्ली में तो जबरदस्त लूट मार होती थी। ओके। अभी तो बहुत सारी चीजें हो गई, उस टाइम की बात हाँ, है। हाँ। तो उसने बोला यार सुबह सुबह आ जाते हो, चलो चलो चलो। मतलब इतनी हंसी आई मेरे को। मैंने कहा यार ये आदमी ने अरे मेरे को यार। भिखारी समझ लिया है, सीधे मांगने वाला आ गया सुबह सुबह। तो मतलब वो उससे जाके मिले हम वापस से बाद में? उससे माल लिया ना मैंने, अच्छा। उसी से मैंने 1 लाख रुपए की परचेज करी। ओके। तो उसको ऐसा फील हुआ, पानी पानी हो गया यार भैया मेरे को तो समझा कि आप सुबह सुबह मांगने वाले आ गए यार। अरे अरे मैं माल लेने आया हूँ आपके यहाँ। तो इतना मतलब हंसी आई और चीजें हुई। फिर उसने मेरे को खाना खिलाया, ओके। कोल्ड ड्रिंक पिलाई, बिठाया। फिर हमारे बहुत अच्छे उनसे टर्म्स आज भी है। वो Okay. जिंदगी भर वो सुन रहे होंगे तो ये वाक्य उनको याद होगा कि यार ये क्या चीज हुई है। जी सही है। तो एक लास्ट क्वेश्चन इसके साथ हम इस पॉडकास्ट को एंड करेंगे जी। कि हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उनमें मोस्टली यंगस्टर्स ही हैं, स्टूडेंट्स ही हैं। अगर वो आज, मैं सिर्फ कपड़े के बिजनेस की नहीं बात कर रहा हूँ, अगर वो आज कोई भी बिजनेस, जैसा आपने बोला कि 25,000 से शुरू किया था और आज बहुत बड़ा एम्पायर आपने खड़ा कर दिया, कि आज अगर कोई भी, जैसे हमने इस पॉडकास्ट में डिस्कस भी किया कि यार बहुत सारे आइडियाज़ आते हैं बट हम इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते हैं, उन व्यूअर्स के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि यार दुनिया में जहाँ पर यंगस्टर्स या तो रिलेशनशिप्स में या फिर ये जो बैटिंग वेबसाइट्स हैं जहाँ पर पैसा लगा रहे हैं क्रिकेट में, ये बहुत ज़्यादा मतलब इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर एवरीवन कि ये हमारे देश के लिए तो ख़राब है ही, उस इंडिविजुअल के लिए भी ख़राब है। तो नशे में बहुत ज़्यादा हो चुका है यंगस्टर। ऐसे में उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे, हाउ दे कैन कीप देमसेल्फ डिटरमाइंड, डिसिप्लिन, कि वो अपनी लाइफ को बदल सकें? ऐसा क्या मैसेज देना चाहेंगे उन लोगों को? देखो, सबसे पहले तो 2-4 चीजें मैं बता देता हूँ। एक तो जो हमारी फ्रेंचाइजी के लिए पहले बता देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को हमारा मॉडल पता है। ओके। क्योंकि रीजन ये कि 25,000 50,000 से व्यापार हो सकता है, पर हम इस लेवल पे है कि हम हमारी फ्रेंचाइजी 25,000 50,000 में नहीं दे सकते। नहीं दे सकते। हमारी फ्रेंचाइजी 25 लाख 50 लाख 1 करोड़ रुपए की है। ठीक है। हाँ, बिजनेस 50,000 से बड़ा बन सकता है, पर आज टाटा है तो टाटा की एक अलग वैल्यू है, रिलायंस है तो रिलायंस की वैल्यू है। तो मैं पहले क्लियर कर देता हूँ कि हमारी फ्रेंचाइजी 20-25 लाख रुपए से कम की नहीं है। छोटे सेंटर में हमारी 8-10 लाख 15 लाख रुपए की है। पहली ठीक चीज बात है। अब मैं ये बात कर रहा हूँ कि आदमी 25,000 में भी व्यापार चालू कर सकता है, 50,000 में भी व्यापार चालू कर सकता है। उनको क्या करना है, कोई भी मार्केट में आप जाइए, कुछ भी प्रोडक्ट लीजिए। मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझा रहा हूँ। जैसे आपने 2 प्रोडक्ट चूज कर ली, एक आपने एक क्वालिटी शर्ट की चूज कर ली, एक क्वालिटी आपने जीन्स की चूज कर ली। ठीक है। फ्री में फंडा दे रहा हूँ, एकदम फ्री में। सोशल मीडिया पे अकाउंट बनाओ, मिनिमम 100 लोग तो उसको जानते होंगे उसके जीवन के कैरियर में। जी जी जी। ठीक है ना। उसने क्या किया कि उसने इंस्टाग्राम पे उसका जो भी नाम से उसको ब्रांड बनाना है वो ब्रांड बनाए, ठीक बात है। उसकी सोशल मार्केटिंग करे, उसके घर से बिजनेस चालू कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। घर में एक शेल्फ लगाने की तो जगह होती है। आप क्या करो, राइट प्राइस पे राइट प्रोडक्ट प्लेस करो मार्केट में। उसमें कैसे प्लेस होगा मैं बताता हूँ।
आज जैसे गारमेंट इंडस्ट्री में आपको करना है, आप हमारे ऑफिस आइए, 50,000 का माल खरीदिए। हमारा अहमदाबाद में ऑफिस है, दिल्ली में ऑफिस है, इंदौर में ऑफिस है। हाँ, हमारी बहुत सारी पॉलिसीज रहती है, जहाँ हमारी फ्रेंचाइजी है वहाँ हम प्रोडक्ट नहीं देते, क्योंकि Okay. हमारी मोनोपोली रहती है। ओके, तो आप आइए, हम आपको और लोग भी सजेस्ट कर देंगे, समझ गया। हम सजेस्ट कर देंगे, हमारी टीम सजेस्ट कर देगी कि भाई आपको कैसे करना है। तो आप 50,000 रुपये लीजिए, आप सोशल मीडिया पे अकाउंट बनाइए, आप उस चीज़ का फ्री में प्रमोशन, सोशल मीडिया पे 1 रुपया नहीं लगता है। आपके 100 लोग हैं ना, आप आपकी रील 100 लोगों को शेयर करा दो, रीच चली गई 100 रुपये तक। 1 रुपये का न तो इलेक्ट्रिसिटी बिल आने वाला है, ना रेंट लगने वाला है घर पे, कोई किराया नहीं, कोई भाड़ा नहीं, कोई किसी की सैलरी नहीं देनी, कोई 1 रुपये का खर्चा नहीं। व्यापार कर सकता है बंदा, प्रोडक्ट अगर अच्छा होगा, बस सिर्फ प्राइस खरीदना है, सोशल मीडिया पे प्रमोट करना है, हायरिंग अच्छे से करनी, मतलब परचेजिंग पावर आपकी अच्छी होनी चाहिए, आपने प्रॉपर परचेजिंग और प्राइसिंग बेस्ट दोनों, होना प्रोडक्ट भी आपका अच्छा, आप जीत जाओगे, आपका व्यापार चालू हो जाए। 50,000 से कब लाख पे जाओगे, 10 लाख पे जाओगे, करोड़ पे जाओगे, 10 करोड़ पे जाओगे। मैं बोल रहा हूँ 50,000 से 2500 करोड़ की कंपनी करना कोई बड़ी बात नहीं, आदमी कर सकता है। उसके अंदर वो काम करने की क्षमता, वो डेडिकेशन होना चाहिए। व्यापार में अगर आप कूदे हो तो आपको 24/7 की ड्यूटी देनी पड़ेगी। नौकरी में आप 10 घंटे से काम चला सकते हैं, व्यापार में आपको 24 घंटे देने पड़ेंगे। क्या बात है, ये बहुत बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी रही है। आई होप कि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो भी आपकी इस और एंटरप्रेन्योर जर्नी से बहुत एक कुछ बात सीखें। आपकी और काटूंगा, नहीं, कि बिल्कुल। आज की जो युवा पीढ़ी है, उनको क्या करना है, शॉर्ट में पैसा कमाना है, सबको शॉर्टकट। ये जो मैंने मेंशन आपने किया था कि पूछा। बैटिंग वेबसाइट्स और ये सब पे बहुत मेवाड़ी में कहावत है, मेरे को प्रॉपर याद नहीं आवेगी, 1 जना देख 100 जना घोड़ा फोड़ ले, मतलब हिंदी में इसको बोलते हैं कि 1 जने को देख के 100 आदमी अपने जो पाँव के घुटने हैं वो फोड़ लेता है। तो बैटिंग एप्स या जो भी है, आदमी, आपको भी पता है, 1 लाख में से 1 आदमी कमाता होगा, 99,999 आदमी नहीं कमाता है। मैं जितना जानता हूँ ये सच्चाई है। वो मॉडल ही वही होता है ना कि बाकियों से लेके एक को देंगे और एक को ही बहुत ही ग्लोरीफाई करेंगे कि देखिए 1 करोड़ जीत गया है, देखिए इसने कार जीत ली है, और बाकी सबको मोटिवेट करेंगे कि भैया मैं तो शॉर्टकट में बिलीव नहीं करता हूँ। जो आदमी शॉर्टकट अपनाएगा वो सक्सेस नहीं होगा। युवा पीढ़ी को ग्राउंड लेवल पे काम करना पड़ेगा, चाइना जैसी सोच लानी पड़ेगी, मैदान में कूदना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। 2 फैक्टर में आप काम कर सकते हो, व्यापार भी कर सकते हो, नौकरी भी कर सकते हो। नौकरी अगर आपको करनी है तो आप कम से कम कोई भी लेवल पे करो, नौकरी में भी करोड़ों रुपए की सैलरी है और व्यापार में भी करोड़ों रुपए का काम है। कोई भी शॉर्टकट ना अपनाए। ये युवा पीढ़ी जो जा रही है कि मैं यहाँ से पैसा कमा लूँगा, वहाँ से कमा लूँगा, कोई भी आदमी शॉर्टकट से पैसा नहीं कमाता है। ये नशे में जो पीढ़ियाँ जा रही है, ये अपने देश की नींव को कमज़ोर कर रही है। आज भविष्य लिखेगा तो आप जैसे, मेरे जैसे लोग ही देश को चलाएंगे, मेरे जैसे, आप जैसे लोग ही इस देश को आगे बढ़ाएंगे। एक अच्छी सोच के साथ अपन काम करेंगे, एक अच्छा विज़न लेके काम करेंगे। बाकी शॉर्टकट से ज़िंदगी नहीं बनती है, मैदान में उतरना पड़ता है, भूखा रहना पड़ता है, पेट को काटना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, जब जाके सफलता मिलती है। कोई भी शॉर्टकट ज़िंदगी में आपको आगे नहीं बढ़ा सकता है, नहीं बढ़ा सकता है, नहीं बढ़ा सकता। थैंक यू वेरी मच शीतल। आई रियली होप कि आपकी ये जो एंटरप्रेन्योरल जर्नी रही है, आपका जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, आपकी जो पर्सनालिटी रही है, ये हमारे व्यूअर्स को और सबको इंस्पायरिंग करेगी। और थैंक यू वेरी मच वंस अगेन कि इतनी ऑनेस्टली अपनी पूरी जर्नी एक्सप्लेन करी। आपने बताया बिजनेस के फंडे, आपने ये तक बताया कि अगर कोई आदमी 50,000 रुपये भी लेके बैठा है तो कैसे बिजनेस में बड़ा कुछ कर सकता है। थैंक यू वेरी मच, आप यहाँ आए, अपना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को मैं यही बोलूँगा कि हिमांशु का आप चैनल सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, और मेरी स्टोरी से अगर आपको इफेक्ट आता है तो आप कमेंट भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।